So this time, it's time for some practice. We are discussing 100 transactions. ठीक है, और वो भी फटाफट. What do you mean by that? देखो, हम यहां पर इस वीडियो में 100 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं और उनका जर्नल एंट्रीज देखेंगे. ठीक है, सो यहां पर 100 ट्रांजैक्शंस में उम्मीद यही रख रहा हूं कि आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा. प्लीज ये मत सोच लेना कि इस वीडियो के बाद हम तो सारे जर्नल एंट्रीज देख चुके होंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में से 100 ट्रांजैक्शंस तो है नहीं. ठीक है, सो देयर विल बी एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट वी माइट बी फेसिंग, बट एट द सेम टाइम उनमें से कुछ 100 ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मली हम लोग देखते रहते हैं, यूजुअल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, उनके जर्नल एंट्रीज सिर्फ प्रैक्टिस के इंटेंशन से लेट अस डिस्कस नाउ. ओके, रेडी एवरीवन, लेट्स गो. तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह का है. ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000. ठीक है, एज यू कैन सी मेरा इंटेंशन जर्नल एंट्री पास करने का है, तो आई एम ऑलरेडी रेडी विद द जर्नल एंट्री फॉर्मेट. राइट, सो परचेज गुड्स फॉर कैश क्लियरली मेंशन्ड है कि वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज गुड्स, सेकेंडली इट इज फॉर कैश. राइट, जब भी परचेज का ट्रांजैक्शन आए, एक बार ध्यान से ये देख लेना कि हमने क्या परचेज किया. So this time we purchase goods, so hence we will be treating that as an expense, so it will be debited to purchase account. ठीक है, यहां दो तरह की मेंटालिटी है. लेट अस डिस्कस दैट क्विकली. अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो एक मेंटालिटी ये है कि लेट अस ट्रीट दैट एज एन एक्सपेंस, क्योंकि मैं गुड्स बेच के कमा रहा हूं. तो जब बेच के कमा रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट पता करने के लिए सेल वैल्यू में से उसका कॉस्ट माइनस करना जरूरी होता है. राइट, so for that purpose I am recognizing that cost of purchase as an expense. ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ. एक और तरीका होता है जो आपको बहुत सारे किताबों में नजर आएगा, and that is instead of debiting purchase we debit something called as goods account. ठीक है, या वहीं पे अगर मैं सेम चीज के सपोर्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहूं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको याद होगा purchase of goods was recognized as inflow of stock. Correct? तो ये एक और मेंटालिटी है सोचने का. Now what happens here? देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए. When I am purchasing goods, this is something जिसे बेच के मैं कमाने वाला हूं, है ना? So initially when I am purchasing it, I will treat that as an stock purchase. So stock का inflow हो रहा है. That is exactly like recognition of an asset called as stock. ठीक है, सो अगर ऐसा हम सोच रहे हैं, देन आई विल बी ट्रीटिंग दिस एज अ रियल अकाउंट, स्टॉक. ठीक है, सो स्टॉक का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए इवन दैट विल बी डेबिटेड. सी द मैजिक एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ द अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट रूल्स. देखिए, चाहे आप नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ या आप रियल अकाउंट का रूल लगाओ, दोनों ही केस में इट इज बीइंग डेबिटेड. That's the fun of the accounting rules and regulations. बहुत दिमाग लगा के बनाने वालों ने इस रूल को बनाया है. ठीक है, it's very scientifically made. ठीक है, okay, let's go. अब उसके तारीफ की जगह let's move ahead with the transactions. Purchase account को डेबिट किया, बदले में क्या दिया हम लोगों ने? बदले में we are paying cash. So cash account will be credited by 10,000. नरेशन लिखना बहुत जरूरी है. नरेशन में फिलहाल हमारे पास लिखने लायक बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यू कैन राइट डिटेल्स लाइक से फॉर एग्जांपल द इनवॉइस नंबर. ठीक है, अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो आगे वाले ने एक इनवॉइस, एक बिल दिया होगा. अक्सर आप देखोगे कि बिल के ऊपर कोई एक नंबर लिखा हुआ रहता है. वो नंबर आप यहां पे लिख सकते हो. सर क्यों लिखना? अरे प्रैक्टिकल दुनिया में बड़े काम में आता है ये. जरा सोच के देखिए, कई बार किसी बिल को लेके किसी भी तरह का डिस्प्यूट हुआ. मान लो इस परचेज में ही कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले एंड यू वांट टू रिटर्न इट. तो जब आप रिटर्न करने जाते हो तो अक्सर वो आपसे पूछेंगे, सर जी आप जरा बिल नंबर बता दो, कौन सा है मैं देख लेता हूं. तो आपको बिल नंबर बताना पड़ता है ना. सो इट इज समटाइम्स यूजफुल. ठीक है, चलो ये हो गया. अगले ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ते हैं. अगला है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बी कुमार, ₹10,000. क्लियरली मेंशन्ड है, गुड्स परचेज किया और वो भी उधार में. So again, it will be debited to purchase account. आप purchase account की जगह goods account को भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन it is preferred that you debit purchase account. That treatment is a preferred treatment. ठीक है, चलो तो purchase account को डेबिट कर दिया, and this time I am not paying any cash. It is on credit, so I have to recognize my obligation towards Mr. B Kumar. So I will credit Mr. B Kumar account. ठीक है,
credit to whom money is payable. So here B Kumar को 10,000 रुपए is payable. Right? Okay. Narration being goods purchased from Mr. B Kumar. Okay. Next one. It's purchased goods from B Kumar. Now, अगर आपको नजर आ रहा है तो आप कहेंगे कि सर ये तो सेम ही ट्रांजैक्शन हो गया. हाँ, लेकिन लैंग्वेज को देखिए आप. यहां कहीं भी ये क्लियरली मेंशन्ड नहीं है कि दिस ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन और इज दिस अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कुछ भी मेंशन नहीं है. तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या देखा था हमने? आगे वाले पार्टी का नाम दिया हुआ है भाई. सो वी विल ट्रीट दैट एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकल दुनिया में आपको कभी कुछ कभी कुछ क्या कहते हैं अजम्पशन नहीं लेना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि वहां पे तो आपके सामने सारे फैक्ट्स आ जाते हैं. तो ये जो अजम्पशन वाली बात आती है ये तभी आता है जब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे वर्चुअल दुनिया में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वहां पर ही अजम्पशन वाली बात आती है. प्रैक्टिकल दुनिया में कभी कोई अजम्पशन आपको लेना नहीं होगा. ठीक है, थैंक गॉड सर. ओके, चलो तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सेम क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बस रिकॉग्नाइज करना था. तो सेम जर्नल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट बाय 10,000, एक्सपेंस रिकॉग्निशन, एंड वी विल रिकॉग्नाइज आवर लायबिलिटी टुवर्ड्स बी कुमार बाय क्रेडिटिंग बी कुमार 10,000 रुपए. ठीक है, सो नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी कुमार. ठीक है, ओके. अगला पेड कैश टू बी कुमार ₹9,600. अभी अभी हमने देखा कि हमने मिस्टर बी कुमार से 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो उसके बदले में वी आर पेइंग हिम कैश ₹9,600. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, वहां पे लिखा ही है अगेंस्ट इनवॉइस ऑफ ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट. नाउ ये शब्दों को देखना बहुत जरूरी है. इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि 10,000 के बिल के बदले में हमने 9,600 रुपए दिए और अकाउंट सेटल कर लिया. ठीक है, तो इसका मतलब यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने 400 रुपए कम में अकाउंट सेटल किया. तो दैट 400 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ द कैश डिस्काउंट. ठीक है, सो हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस? वेरी सिंपल, जरा समझने की कोशिश कीजिए. हमने जब बी कुमार से गुड्स परचेज किया था, अभी अभी हमने जर्नल एंट्री देखा, हमने बी कुमार को पूरे बिल अमाउंट से चार्ज किया हुआ था. तो बी कुमार को पेबल हमने दिखाए थे पूरे 10,000. इसलिए जब अकाउंट सेटल हो रहा है मुझे बी कुमार को डेबिट करना होगा बाय पूरे 10,000. जरा एक बार सोच के देखिए, आपने पिछले ट्रांजैक्शन में बी कुमार अकाउंट को क्रेडिट किया था. अब आप जब उसे पूरे 10,000 से डेबिट करोगे तभी जाके उसका अकाउंट सेटल हो जाएगा. गेटिंग दैट? ओके, तो बी कुमार को तो डेबिट कर दिया, बदले में हम लोगों ने कैश कितना दिया? ओनली 9,600. So cash account will be credited by 9,600. लेकिन ये डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ ना, तो 400 रुपए क्या है? That is the amount of cash discount. So I have to credit discount received. I have received discount, है ना? मैंने आगे वाले को पैसे देते वक्त मुझे डिस्काउंट मिला. So that is a gain for me. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हुए ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड. ठीक है, और अगर मैं यहां पे मॉडर्न अप्रोच का एप्लीकेशन भी अगर देखूं, देन इन दैट केस कोई भी इनकम अगर बढ़ता है या कोई भी गेन अगर बढ़ता है, सो उसमें इंक्रीज इफेक्ट लाने के लिए मुझे दिखाना, उसमें करना होता है क्रेडिट. राइट, तो यहां तो मेरा इनकम या मेरा गेन बढ़ रहा है, सो फॉर दैट आई विल क्रेडिट इट. ठीक है, यहां नरेशन में इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो शो द पूरा कैलकुलेशन, द डिटेल्ड कैलकुलेशन, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके कितना ट्रेड डिस्काउंट था, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट कह रहा हूं, कैश डिस्काउंट कितना था, सब कुछ पूरा डिटेल कैलकुलेशन यहां पे आप लिख सकते हो इन द नरेशन. सो एज यू कैन सी देयर. ठीक है, चलिए अगला, परचेज गुड्स 10,000. नाउ नथिंग इज मेंशन. मतलब क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कुछ नहीं कहा. So if nothing is mentioned, normal assumption is we will treat this as a cash transaction. So purchase goods for cash wala entry. It will be purchase account debit 10,000, expense recognition to cash 10,000, outflow of cash. ठीक है, narration. Got it? Okay. Next one, goods returned to B Kumar being defective ₹1,000. ठीक है, तो हमने बी कुमार से गुड्स खरीदे थे, अब कुछ डिफेक्टिव निकले तो हम लोगों ने गुड्स वापस कर दिए. तो क्या देखा था हम लोगों ने इसके बारे में? अगर परचेज रिटर्न हुआ, दिस इज परचेज गुड्स रिटर्न, राइट? सो परचेज का जो भी जर्नल एंट्री था बिल्कुल उसका उल्टा.
ठीक है, तो परचेज करते वक्त मैंने परचेज डेबिट करके बी कुमार को क्रेडिट किया था, अब उल्टा करूंगा तो इट विल बी बी कुमार अकाउंट डेबिट बाय 1000 रुपए एंड क्रेडिट इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट फॉर द टाइम बीइंग मैं क्रेडिट कहां करके रख लूंगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, या इसी का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। रीजन, भाई परचेज किए हुए गुड्स मैं वापस कर रहा हूं, so it is going back, it is going out, it will be returned outward. Okay, ठीक है। Narration, being defective goods returned to Mr. B Kumar. ठीक है, ओके। अगला, इस बार फिर से परचेज किया, लेकिन ध्यान से देखना गुड्स नहीं किया, वी परचेज्ड स्टेशनरी। यही बात आपको ध्यान से देख लेना है कि हम क्या परचेज कर रहे हैं। एवरी परचेज इज नॉट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ओनली परचेज ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो यहां मैं गुड्स नहीं खरीद रहा हूं, मैं तो स्टेशनरी खरीद रहा हूं, दिस इज लाइक कंज्यूमेबल्स। ठीक है, तो एज द केस में भी गुड्स छोड़ के कुछ और अगर हम परचेज कर रहे हैं तो जो भी परचेज कर रहे हैं उसी के नाम से आई विल क्रिएट एन अकाउंट। सो हियर इंस्टेड ऑफ परचेज आई विल डेबिट स्टेशनरी अकाउंट बाय ₹10,000। ठीक है, अब बदले में मैंने कैश दिया कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो मुझे वहां पे क्लियरली मेंशन दिख रहा है दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो आई हैव टू रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सप्लायर, दैट इज मिस्टर डी कपूर। सो डी कपूर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 10,000। ठीक है, ओके। नरेशन, ओके। अगला ट्रांजैक्शन, अब हम लोगों ने खरीदा है फर्नीचर, सो वी परचेज्ड एन असेट। ठीक है, सो अगेन क्या मैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूं? नहीं, आई विल डेबिट फर्नीचर अकाउंट, जो चीज खरीदा उसी के नाम से अकाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000 एंड कैश अकाउंट, इस बार आई एम पेइंग कैश, सो देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 10,000 विद द नरेशन बीइंग परचेज फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ठीक है, ओके। अगला, इस बार हम लोग खरीद रहे बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, सो वी कैन बाय एन नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी खरीद रहे हैं उसी नाम से अकाउंट ओपन होगा। सो आई विल दिस टाइम डेबिट बुक्स एंड पीरियोडिकल्स अकाउंट। ठीक है, बेटा 8,000 रुपीज 8,000 के खरीदे और बदले में कैश दिया है, सो टू कैश ₹8,000। नरेशन, ओके। आई होप यू आर गेटिंग दिस द पैटर्न। अब परचेज बहुत सारे देख लिए, लेट्स चेंज नाउ, लेट्स कम नाउ टू सेल्स। सो क्या दिख रहा है आपको? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। ठीक है, क्लियरली मेंशन दिख रहा है कि कैश में बेचा हुआ है, सो इट विल बी कैश का इनफ्लो। इस बार बेच रहे ना तो पैसा आ रहा है, और क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ सेल्स। सो यही चीज को मुझे अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज करना है। कैसे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश का इनफ्लो। ठीक है, अब ये इनफ्लो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एन इनकम इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। गेटिंग दैट? तो मैं इस इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं बाय क्रेडिटिंग इट बाय 10,000। ठीक है, ओके। यहां दोस्तों नरेशन भी लिख देता हूं मैं, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। कई बार बहुत सारे जनों के मन में एक पॉइंट आता है कि सर जब हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं या कोई भी चीज बेच रहे हैं तो बेचते वक्त देयर माइट बी सम प्रॉफिट और देयर माइट बी सम लॉस, है ना? सो व्हाट अबाउट दैट? आपने तो सीधा सीधा सेल्स अकाउंट में लिख दिया सब चीजें, है ना? सो लेट मी टेल यू, लेट मी क्लैरिफाई दैट। गुड्स के केस में हम लोग जब गुड्स को बेचते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स, जब हम लोग गुड्स को बेचते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी सेलिंग, हमारी इच्छा तो यही है कि हम प्रॉफिट में बेचे, कभी कभी लॉस में भी बेचना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो फैक्ट। लेकिन द पॉइंट इज कि हम लोग उस प्रॉफिट या लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश करो, अगर आप दुकान खोल के बैठे हो तो गुड्स खरीदना बेचना तो लगा है यार, आप तो कंटिन्यूअसली बेचते जा रहे हो। सो अगर ऐसा चलता जा रहा है और हर एक सेल में आप अलग 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 प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने जा रहे हो, तो बात को समझो, मामला बहुत लेंदी हो जाएगा। कितने सारे केसेस में आपको हर बार प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर करके इतना तामझाम हो जाएगा, पागल हो जाओगे। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज वी डोंट गो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोग फिलहाल सेल्स अकाउंट में डाल के रख लेते हैं, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे ईयर एंड में, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे होंगे। एंड जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। सो सिर्फ इतना बात ध्यान रखना, ये जो सेल्स अकाउंट में आपने अमाउंट लिख के रखा हुआ है, दिस अमाउंट इंक्लूड्स प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फिगर इज बेसिकली द कॉस्ट प्लस द प्रॉफिट।
तो जब ईयर एंड आएगा, इस अमाउंट में से हम कॉस्ट वाले पोर्शन को माइनस करेंगे, तो जो बच जाएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, खैर ये अभी जस्ट एक बताया, सिर्फ सुन के रख लो। इस चीज को हमें देखना है व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ओके चलिए, तो ये हो गया। अगला ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी कुमार ₹10,000। तो उधार में बेच रहे हैं, क्लियरली मेंशन्ड है। सो इट दिस टाइम अगेंस्ट द सेल्स वी डिडंट रिसीव एनी मनी। सो मैंने तो मेरा काम कर दिया, मैंने तो गुड्स बेच दिए। सो एज अ रिजल्ट आई विल रिकॉग्नाइज माई राइट टू रिसीव, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, आई हैव रियलाइज्ड द रेवेन्यू। ठीक है, कैश नहीं मिला बट स्टिल अक्रूअल बेसिस से मैं इसे रिकॉग्नाइज करूंगा। आई विल शो द मनी रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर बी कुमार। सो बी कुमार अकाउंट विल बी डेबिटेड, मनी इज रिसीवेबल। ठीक है, 10,000 रुपए से। एंड वाई मनी इज रिसीवेबल? बिकॉज ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सो टू सेल्स अकाउंट 10,000। ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो मेंशन द नरेशन। नरेशन का ऐसे सिचुएशन में जब हम डिस्कस कर रहे हैं कोई इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रहा है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत अहमियत रखता है ये। ठीक है, ओके अगला, दिस टाइम इट्स लाइक सोल्ड गुड्स टू बी कुमार, यानी क्लियरली कहीं पे भी कहा नहीं है कि इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और इज इट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो आवर अजम्पशन विल वर्क। यहां पे आगे वाले पार्टी का नाम दिया हुआ है, हेंस आई विल ट्रीट दिस एज अ credit transaction. So journal entry will be same as credit one. B Kumar's account will be debited by 10,000 and sales account will be credited by 10,000. ठीक है, okay. Narration. okay. अगला, sold goods ₹10,000. इस बार कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, whether this is a cash transaction, whether this is a credit transaction, कुछ भी नहीं दिया है. So if nothing is mentioned और आगे वाले पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है, so we have to treat that as a cash transaction. So journal entry will be cash account debit 10,000 रुपए to sales account. Correct? Okay. अगला, इसके बाद जो दिख रहा है ये है goods sold and received money by debit card. कुछ हटके, कुछ अलग। क्या हो रहा है? Normally speaking, अगर present scenario की अगर मैं बात करूं, तो these kind of things are quite common. Even you guys use a debit card for various kind of shopping. आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो you make the payment by debit card, है ना? तो ये debit card, credit card, net banking, wallet, these are the next trend. Okay? तो इसका भी तो अकाउंटिंग सीखना होगा, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, एक बात याद रखना कि जब हम डेबिट कार्ड से परचेज कर रहे हैं, तो डेबिट कार्ड क्या है भाई? डेबिट कार्ड वो जो चेक नाम का जो चीज हुआ करता था किसी जमाने में, उसी का ऐसा समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। ठीक है, चेक में क्या होता है कि हमें सब चीजें लिखना होता है, नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, लंबा प्रोसेस है ना? फिर उसको जाके बैंक में जमा करना होता है, फिर वो कैश होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है भाई, इंटरनेट का जमाना है। तो लोगों ने, मतलब बैंकिंग के लोगों ने, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसका इन्वेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड। सो बेसिकली डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो बेसिकली इट इज गोइंग फ्रॉम योर बैंक, एज सिंपल एज दैट। डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन फ्रॉम योर बैंक, एज सिंपल एज दैट। तो डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपके बैंक से पेमेंट हो रहा है, बस दिस इज व्हाट वी हैव टू रिकॉग्नाइज। सो यहां क्या हो रहा है, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बाय डेबिट कार्ड या रिसीव कर रहे हैं बाय डेबिट कार्ड। अल्टीमेटली द मनी इज ईदर कमिंग टू आवर बैंक और गोइंग फ्रॉम आवर बैंक। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, गुड्स सोल्ड एंड रिसीव मनी बाय डेबिट कार्ड। आप लोगों ने देखा होगा एक डेबिट कार्ड रीडर, एक मशीन होता है जिसमें आप स्वैप करते हो कार्ड को एंड यू रिसीव द मनी, है ना? सो बेसिकली द मनी कहां आता है? आपके जेब में नहीं आता, दैट कम्स इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू रिकॉग्नाइज। यहां पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 9,000। ठीक है, और ये बैंक बैलेंस क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ सेल्स मेड बाय यू, सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 9,000। ठीक है,
You have to mention this fact in your narration. In fact, यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स होते हैं. वो जो स्लिप निकल के आता है, आपने देखा होगा मशीन से एक स्लिप निकल के आता है, द ट्रांजैक्शन आईडी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे आपने मेंशन करके रखने चाहिए इन नरेशन. ठीक है, ओके. आगे, गुड्स सोल्ड एंड रिसीव मनी बाय क्रेडिट कार्ड. डेबिट कार्ड की जगह इस बार आपने क्रेडिट कार्ड से रिसीव किया है. ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड से भी अगर रिसीव कर रहे हो, चाहे डेबिट कार्ड से रिसीव करो चाहे क्रेडिट कार्ड से रिसीव करो, रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर रिसीविंग दैट इन योर बैंक अकाउंट. ठीक है, नेट बैंकिंग से मिले, डेबिट कार्ड से मिले, क्रेडिट कार्ड से मिले, ये सब की वजह से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है. So we have to recognize that my bank balance is increasing. So bank account will be debited by 9,000. और क्यों? Because of sales. So to sales account. ठीक है? Okay. आपको नरेशन में ये सारे बातों को क्लियरली लिखना है. देखिए, पिछले वाले में मैंने लिखा था मनी रिसीव बाय डेबिट कार्ड, इस बार मैं क्लियरली लिख रहा हूं मनी रिसीव बाय क्रेडिट कार्ड. ठीक है? ओके. अगला, गुड्स सोल्ड ऑनलाइन. आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन बेचा है एंड रिसीव्ड मनी बाय नेट बैंकिंग. ठीक है, तो जरा सोच के देखिए, नेट बैंकिंग से भी अगर पैसा आ रहा है मतलब हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है. सो द एंट्री विल रिमेन सेम. बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 9,000 एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ सेल्स. सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 9,000. ठीक है, नरेशन में we have to mention the details. So this time via net banking. ठीक है, okay. अगला, goods sold online and receive money by Google Pay. Wallets, है ना, ऑनलाइन वॉलेट्स, इवन ये सब पैसे मिलते हैं. सो गूगल पे में भी क्या होता है, गूगल पे में भी आपको आपके अकाउंट से उसे लिंक करना होता है. सो व्हेन यू रिसीव द मनी वाया गूगल पे, ये कहां आता है? ये भी आपके बैंक अकाउंट में आता है. Getting that? So it will be basically again bank account debit, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ा. ठीक है, by rupees 9,000 and why? Because of sales. So to sales account 9,000. ठीक है, okay. नरेशन में again you are mentioning the details. ठीक है, okay. चलिए अगला, goods sold online from Amazon. ये भी होता है. आजकल सेलर्स Amazon, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहां पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाते हैं. सो दोस्तों, ये क्या होता है, यहां पर जब आप लिस्ट करवाते हो, सो इट इज बेसिकली वाया Amazon या वाया फ्लिपकार्ट कि आपके गुड्स सेल हो रहे हैं. ठीक है, तो इसके बदले में Amazon, फ्लिपकार्ट दे चार्ज सम कमीशन. ठीक है, तो वही चीज आपको नजर आ रहा है. इस बार सेल हुआ है Amazon से, सो पैसे हमारे पास नहीं आए, पैसे Amazon के पास आए. Getting that? The customer pays the money to Amazon. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, Amazon is acting as a middleman. ठीक है, हमने Amazon में लिस्ट करवाया, Amazon ने सेल कर दिया, तो पैसे पहले Amazon के पास आए, अब Amazon अपना कमीशन काट के वो पैसे मुझे देगा. Getting that? तो मुझे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है. देखिए, वहां पे हमने Amazon के थ्रू 10,000 रुपए का सेल किया, मनी कलेक्टेड बाय Amazon, क्लियरली ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, एंड Amazon चार्ज करता है कमीशन 10%. तो मैं कैसे इसे रिकॉर्ड करूंगा? क्वाइट सिंपल, जरा समझने की कोशिश कीजिए. भले मैंने 10,000 का सेल किया, लेकिन इसमें से 10% यानी 1,000 रुपए मुझे Amazon को कमीशन देने होंगे. राइट, तो Amazon 10,000 में से 1,000 कमीशन काट के मुझे कितना पे करेगा? 9,000. सो राइट नाउ आई एम एंटरिंग इट. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहला, मुझे Amazon से रिसीवेबल है 9,000. So Amazon account will be debited by 9,000. ठीक है, Amazon is an artificial person, it is a company. तो Amazon से मुझे 9,000 रुपए रिसीवेबल है. So मैं Amazon अकाउंट को डेबिट करूंगा 9,000. ठीक है, बाकी उसका कमीशन है ना. So I will recognize that as an expense, commission. ठीक है, commission on sales 1,000 रुपए. Okay, and I will credit my income and that is sales account by rupees 10,000. ठीक है, नरेशन में वी हैव टू मेंशन द कंप्लीट डिटेल. इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो शो द कैलकुलेशन. ठीक है, कितना कमीशन है, कैसे निकाला, एवरीथिंग. ओके, चलिए अगला, मनी रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम Amazon. अभी देखा था ना, Amazon से रिसीवेबल था तो मिल गए, Amazon ने हमें पैसे दे दिए. वहां एक शब्द दिख रहा है, इनफैक्ट 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, ऑन अकाउंट. तो ये ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऑन अकाउंट का मतलब आप यहां पर सीधा मतलब है आपके बैंक में पैसे आए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए.
ठीक है. सो एज अ रिजल्ट दिस टाइम इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू Amazon अकाउंट. अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, Amazon का भी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है. आजकल एक और नया ये सब चालू हुआ है, वॉलेट कॉन्सेप्ट. कहने का मतलब आप एक Amazon पे करके होता है, ये भी सुना होगा आपने, ठीक है. जैसे पेटीएम नाम भी सुना होगा आपने. सो बेसिकली द मनी कैन बी रिसीव्ड एज योर, मतलब आपके बैंक अकाउंट में आएगा, या तो Amazon पे मनी ऐसा करके भी आता है ना. तो ये बात याद रखना, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है. अगर आपके बैंक में आया तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. लेकिन अगर दिस मनी इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ Amazon पे बैलेंस, देन प्लीज नोट दैट अमाउंट इज नॉट कमिंग टू योर बैंक. तो आपको उसको उस तरह से ही रिकॉग्नाइज करना होगा अकाउंटिंग करते वक्त. इन दैट केस आई विल रिकॉग्नाइज द बैलेंस ऑफ Amazon पे. तो मैं वहां पे वैसा लिख के रखूंगा, Amazon पे अकाउंट डेबिट. Amazon पे अकाउंट डेबिट यानी दिस टाइम माई Amazon पे बैलेंस इज इंक्रीजिंग. These days the complications are increasing day by day. पहले सिर्फ कैश होता था, फिर बैंक आ गया, आजकल कैश भी है, बैंक भी है, और ये सब भी आ गए, वॉलेट्स एंड ऑल. ठीक है. तो एज द केस में भी अगर कैश में मिला, कैश बैलेंस को इंक्रीज करेंगे, बैंक में आया, बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेंगे, और अभी जो तीसरा फॉर्म है, ऑनलाइन वॉलेट में पैसा आया, तो उस वॉलेट अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे. गेटिंग दैट? ठीक है. प्रैक्टिस को और थोड़ा करना है, दिमाग में अच्छी तरह से बैठेगा. ओके. द नरेशन बीइंग मनी रिसीव फ्रॉम Amazon. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, सोल्ड आउट फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000. हमने फर्नीचर बेचा फॉर कैश ₹10,000. ठीक है. तो ध्यान से, दिस टाइम फर्नीचर बेचा है, मैंने गुड्स नहीं बेचा. ठीक है. तो इसी बात को मुझे यहां पे रिकॉग्नाइज करना होगा. आई कैन नॉट क्रेडिट सेल्स अकाउंट. गेटिंग दैट? Every purchase is not debited to purchase. Every sale is not credited to sales. सिर्फ गुड्स का परचेज इज डेबिटेड टू परचेज, सिर्फ गुड्स का सेल इज क्रेडिटेड टू सेल्स. बाकी केस में आपको देखना होता है क्या खरीदा या क्या बेचा. सो एज यू कैन सी हियर, हमने बेचा है फर्नीचर, और वो भी फॉर कैश. सो वी रिसीव कैश, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000. एंड इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग सेल्स, आई विल क्रेडिट फर्नीचर बाय ₹10,000. ठीक है. अब ऑब्वियसली आपके मन में एक बात आ सकता है कि सर फर्नीचर बेचा तो प्रॉफिट में बेचा होगा, लॉस में बेचा होगा. यस, बिल्कुल, फर्नीचर बेचने में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है. एंड प्लीज नोट वन थिंग, मैंने अभी थोड़े देर पहले आपको कहा था कि गुड्स बेचते वक्त जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिकॉग्नाइज करते हैं, बाद में करते हैं. ठीक है. हाँ, लेकिन ऐसा सिर्फ गुड्स के साथ किया जाता है. अगर हमने कुछ और बेचा गुड्स छोड़ के, इफ आई एम सेलिंग समथिंग एल्स, लाइक आई एम सेलिंग सम काइंड ऑफ एसेट. ठीक है. तो बात को समझो, गुड्स बेचना, गुड्स खरीदना बेचना, ये मेरा डे टू डे एक्टिविटी है. लेकिन कोई खास असेट को अगर मैं बेच रहा हूं, दैट इज नॉट अ डे टू डे एक्टिविटी, है ना. आप खुद एक बार सोच के देखिए, आपके घर में आपने कार खरीदा, इज दैट अ डे टू डे एक्टिविटी? रोज कार खरीदते, अरे क्या यार कोई टेंशन नहीं है, कल 10 खरीदे थे, आज 20 खरीदे, पर कल और 25 खरीदेंगे. नहीं ना भाई, वन टाइम एक्टिविटी होता है ये, बराबर. सो यहां पर भी दिस इज समथिंग लाइक रेयर एक्टिविटी. ठीक है. सो अगर ये रेयर एक्टिविटी है, मुझे रिकॉग्नाइज भी वैसा करना होगा. कहने का मतलब, अगर यहां कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, I will recognize that immediately. ठीक है. मैं ईयर एंड होने तक का वेट ना करते हुए, अगर ऐसे ट्रांजैक्शन में असेट बेच के अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, आई विल रिकॉग्नाइज दैट इमीडिएटली. सर लेकिन इसमें तो आपने किया ही नहीं. हाँ, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में या ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट नजर ही नहीं आ रहा है. सो आई डोंट नो, तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं. लेकिन अगर यहां मुझे लिखा हुआ मिले कि भाई इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ या इतने रुपए का लॉस हुआ, आई विल रिकॉग्नाइज दैट राइट नाउ. ठीक है. तो ऐसे भी ट्रांजैक्शन देखेंगे आगे चल के. चलिए, फिलहाल नरेशन बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश. ठीक है. ओके. अगला, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%. आई होप यू रिमेंबर कि हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किया था. सो ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट गिवन सो दैट अ ट्रेड टेक्स प्लेस. ठीक है. तो हमने क्या देखा था, ट्रेड डिस्काउंट के केस में मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा डायरेक्टली बाय द नेट अमाउंट. ठीक है.
हम लोग अकाउंटिंग में कैश डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते. वी डायरेक्टली कैलकुलेट द नेट अमाउंट और उस नेट अमाउंट से ही जर्नल एंट्री पास किया जाता है. सो वी आर बैक टू परचेज गुड्स. अगेन परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बट डायरेक्टली बाय द नेट अमाउंट. नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे? लिस्ट प्राइस है 10,000 जिसमें ट्रेड डिस्काउंट इज 10%. तो 10,000 रुपए में 10% का डिस्काउंट है, तो 10,000 का 10% मतलब कितना? 1,000, है ना? ऑल ऑफ अस आर क्वाइट कंफर्टेबल एंड क्वाइट एक्सपर्ट इन कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट. ये तो कर ही लेते हैं हम लोग, है ना? तो 10,000 में 10% का डिस्काउंट यानी 1,000 रुपए माइनस करके द डील वॉज एट 9,000. तो मैं डायरेक्टली एंट्री पास करूंगा 9,000 से. सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 9,000 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 9,000. ठीक है, क्योंकि मैंने कैश में खरीदा है. नरेशन में यहां आप पूरा डिटेल कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि कितना ट्रेड डिस्काउंट था, क्या था, सब पूरा डिटेल कैलकुलेशन. ओके. अगला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. सेम ट्रांजैक्शन, बस कैश की जगह ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है फ्रॉम मिस्टर बी कुमार. सो सेम थिंग, दिस टाइम अगेन परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय डायरेक्टली 9,000, लेकिन इंस्टेड ऑफ कैश दिस टाइम आई विल बी क्रेडिटिंग मिस्टर बी कुमार. आई एम रिकॉग्नाइजिंग माई ऑब्लिगेशन बट डायरेक्टली बाय द नेट अमाउंट. मेरा 10,000 का ऑब्लिगेशन है ही नहीं. डील अगर 9,000 में हुआ है तो मेरा ऑब्लिगेशन इज ऑल्सो एग्जैक्टली ऑफ 9,000. ठीक है, नरेशन विल रिमेन द सेम, बस एक ही चीज वहां पे ऐड हो जाएगा कि ये क्रेडिट में है. ठीक है, ओके. अगला परचेज गुड्स फ्रॉम बी कुमार. लिस्ट प्राइस ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%. आप कहेंगे सर सब सेम है. सब सेम है, एग्जैक्टली सेम है, लैंग्वेज में फर्क है. क्या फर्क है? यहां मेंशन्ड नहीं है क्लियरली कि हमने परचेज कैश में किया है कि क्रेडिट में किया है. ठीक है, तो वही पुराना बात यहां पे क्लियरली मुझे नजर आ रहा है. आगे वाले पार्टी का नाम. सो वी विल ट्रीट दिस एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. एंट्री विल बी एग्जैक्टली सेम जैसा हमने क्रेडिट पे देखा था. सो इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट बाय ₹9,000 नेट अमाउंट टू मिस्टर बी कुमार 9,000. नरेशन ऑल्सो द सेम. ठीक है, ओके. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स. लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%. अब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है कि हमने कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा, और आगे वाले पार्टी का नाम भी नहीं दिया है. तो अगेन द सेम थिंग, क्या करना होगा? वी हैव टू ट्रीट दिस एज अ कैश ट्रांजैक्शन. ठीक है, सो दिस टाइम अगेन परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, लेकिन कितने अमाउंट से? नेट अमाउंट से. सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 9,000 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 9,000. ठीक है, नरेशन में यू हैव टू मेंशन द कैलकुलेशंस. फाइन, ओके. उसके बाद मुझे क्या नजर आ रहा है? दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. परचेज गुड्स फ्रॉम बी कुमार फॉर 9,500 एंड कैरेज पेड इन कैश टू सरदार हैप्पी सिंह ₹1,500. ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश करो. इस बार क्या हो रहा है? हमने गुड्स तो परचेज किए, लेकिन साथ ही साथ सरदार हैप्पी सिंह को हमने कैरेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1,500 रुपए भी पे किए. तो यहां पर एक्चुअली दो ट्रांजैक्शंस है, एक नहीं. ठीक है, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला जो परचेज का ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड 9,500 एंड क्रेडिट है, मिस्टर बी कुमार का नाम दिया है. सो इट विल बी क्रेडिटेड टू मिस्टर बी कुमार 9,500. ठीक है, ये हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया परचेज. कैरेज को मुझे अलग से देखना होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस टाइम आई एम पेइंग द कैरेज while making the purchase. Yani I am paying the carriage money to bring the goods in to my shop or my factory. Correct? So I will call this as carriage inward. Goods मेरे पास आ रहे हैं. Correct? So entry will be carriage inward account debit. भाई ये मेरे लिए खर्चा है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो खर्चे बढ़ाने के लिए, अगर बढ़ रहे हैं, बढ़ाने के लिए नहीं, अगर बढ़ रहे हैं उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे कैरेज इनवर्ड को करना होगा डेबिट. ठीक है, 1,500 रुपए से, और बदले में आई एम पेइंग कैश, सो टू कैश अकाउंट 1,500. ठीक है, अगेन वी हैव टू मेंशन द नरेशन. ठीक है, ओके. अगला ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स फॉर लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%. ठीक है, तो अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, अगेन नेट अमाउंट निकाल के डायरेक्टली सेल्स की एंट्री पास करेंगे. सो दिस टाइम इट इज फॉर कैश. सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द नेट अमाउंट 9,000
टू सेल्स अकाउंट बाय द नेट अमाउंट 9,000. राइट? ओके. नरेशन. नेक्स्ट, received cash rupees 8,500 from B. Kumar in full settlement against invoice of rupees 9,000. So 9,000 रुपए के बिल के बदले में 8,500 रुपए देके सेटल कर लिया. ठीक है? Now try to understand. This time we received the cash. यानी B. कुमार को हमें देने थे, रिसीवेबल थे मिस्टर बी कुमार से 9,000 रुपए. बिल 9,000 रुपए का था, लेकिन बी कुमार ने हमें 8,500 देके अपना अकाउंट सेटल कर लिया. ठीक है? तो जरा ध्यान से, बी कुमार का अकाउंट सेटल हो रहा है तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया 500 रुपए का. एंड दिस टाइम दिस इज कैश डिस्काउंट. करेक्ट? ये ट्रेड होने के लिए डिस्काउंट नहीं हो रहा है, ये अकाउंट सेटलमेंट का डिस्काउंट है. तो अकाउंट सेटलमेंट का डिस्काउंट इज ऑलवेज कैश डिस्काउंट. ठीक है? सो मुझे इसे रिकॉग्नाइज करना होगा. तो सबसे पहले तो मुझे कैश मिला, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. कितना पैसा मिला? 8,500. लेकिन रिसीवेबल कितना था? 9,000. 500 रुपए कम मिले ना, सो आई हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इज माय लॉस. सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 500 रुपए. ठीक है? और क्रेडिट किया जाएगा. किसका अकाउंट सेटल हो रहा है? मिस्टर बी कुमार अकाउंट इज गेटिंग सेटल्ड, सो मिस्टर बी कुमार अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 9,000. ठीक है? ध्यान से देखिए, इनवॉइस अगर 9,000 का था तो मैंने मिस्टर बी कुमार से रिसीवेबल दिखाया होगा 9,000. रिसीवेबल मतलब मैंने पहले मिस्टर बी कुमार को डेबिट किया होगा 9,000. अब मैं क्रेडिट कर रहा हूं 9,000. हिज अकाउंट इज गेटिंग सेटल्ड. गेटिंग दैट? ओके. ये हो गया. अगला, सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000. ठीक है? सो नथिंग इज मेंशन्ड हियर, सिर्फ सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है. सो इफ नथिंग इज मेंशन्ड, सीधा सीधा इसे कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा. सो अगेन बाय कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000 टू सेल्स अकाउंट. ठीक है? नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड और कैश, दैट्स इट. अब अगला, sold goods to B. Kumar for rupees 9,500 and carriage paid in cash to Sardar Happy Singh rupees 1,500 रुपए. अब ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन हमने परचेज के वक्त भी देखा था, फिर से अभी देख रहे हैं हम लोग इन केस ऑफ सेल. ठीक है? सो दोस्तों, यहां पे सबसे पहली बात मुझे ये समझ लेना है कि यहां पे दो ट्रांजैक्शन है. पहला तो सेल का है, तो सोल्ड गुड्स टू बी कुमार, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आगे वाले का नाम दिया हुआ है. सो एज अ रिजल्ट एंट्री विल बी सेम, बी कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय 9,500. ये हुआ सेल का ट्रांजैक्शन. ठीक है? उसका नरेशन. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हो रहा है. हमने जब गुड्स बेचा तो हम कस्टमर को कह रहे हैं कि भाई साहब, आपको डिलीवरी की चिंता करने की जरूरत नहीं, फ्री होम डिलीवरी. सो राइट नाउ वी एज अ सेलर आर पेइंग द कैरेज चार्जेस. ठीक है? तो अगर हम कैरेज चार्जेस पे कर रहे हैं, हम इस कैरेज को एक्सपेंस ही मानेंगे, लेकिन इसका सिर्फ नाम होगा कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि दिस टाइम आई एम पेइंग द कैरेज चार्जेस टू टेक द गुड्स आउट. सो एज अ रिजल्ट यहां पर द जर्नल एंट्री विल बी कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट. परचेज करते हुए कैरेज पे किया तो हम कहेंगे कैरेज इनवर्ड, सेल करते हुए कैरेज पे किया तो हम कहेंगे कैरेज आउटवर्ड. ठीक है? सो कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट बाय 1,500 रुपए एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू कैश, क्योंकि हम लोगों ने कैश में पेमेंट किया है 1,500 रुपए. ठीक है? इसका नरेशन. गेटिंग दैट? सो इस बार नरेशन में कुछ खास हमारे पास लिखने है ही नहीं, इसलिए वी आर राइटिंग द सेंटेंस एज इट इज. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर इन द वर्चुअल वर्ल्ड. व्हेन यू गो टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तभी जाके आपको डेट कॉलम, नरेशन, लेजर फोलियो, ये वो चीजें हैं जिनको हम एट दिस स्टेज तुच्छ मानते हैं, लेकिन वहां पर आपको समझ में आएगा इन चीजों का इंपॉर्टेंस. ठीक है? चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज अ कस्टमर मिस्टर शर्मा रिटर्न्ड गुड्स सोल्ड टू हिम वर्थ 1,200 बीइंग डिफेक्टिव. ठीक है? सो ऐसा भी ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस किया था. दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक सेल्स रिटर्न. ठीक है? नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट परचेज रिटर्न, दिस टाइम इट इज सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा भाई? सेल का जो जर्नल एंट्री था बिल्कुल उसका उल्टा. ठीक है? सो एज अ रिजल्ट जब हमने मिस्टर शर्मा को सेल किया होगा, हमने शायद मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसा ही कुछ किया होगा. अब उल्टा करना होगा. तो अब उल्टा कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग सेल्स अकाउंट फॉर द टाइम बीइंग, मैं डेबिट करूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट.
बाय 1200 रुपए। अब इसका एक और नाम है, क्या नाम है? रिटर्न इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड। वाई रिटर्न इनवर्ड? अरे भाई सेल्स रिटर्न के केस में बेचे हुए सामान अब मेरे पास वापस आ रहे हैं। डोंट लुक एट सेल्स, लुक एट द रिटर्न। ये वापस मेरे पास आ रहा है, सो दिस इज रिटर्न इनवर्ड। ओके, सो रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा अकाउंट। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना, मिस्टर शर्मा को पहले हम लोगों ने पूरे सेल वैल्यू से डेबिट किया होगा, रिसीवेबल सेल किया ना, लेकिन अब उन्होंने जो रिटर्न कर दिया वो रिटर्न के अमाउंट से हम उनके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो होगा ये कि अब मिस्टर शर्मा अकाउंट में नेट इफेक्ट उतना ही बैलेंस बचेगा जितना गुड यूनिट्स का वैल्यू है। ठीक है, ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा व्हेन वी विल मूव ऑन टू लेजर पोस्टिंग। ओके, यहां से मैं चाहता हूं कि आप लेजर पोस्टिंग का भी इंपॉर्टेंस समझो। जर्नल एंट्री में वी आर जस्ट राइटिंग, वी आर जस्ट डिफाइनिंग कि भैया ये अकाउंट है, इसमें इतना इतना अमाउंट का डेबिट क्रेडिट हो रहा है, बस। इट्स लाइक राइटिंग अ सेंटेंस। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट क्या हो रहा है, वो इफेक्ट आपको समझ में आएगा व्हेन वी विल मूव ऑन टू लेजर। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद अब लेजर ही तो करना है हमें। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए। चलिए, इसका नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर शर्मा, नाउ रिटर्न। ठीक है, ओके। अगला सिंपल वन, वी पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं 30,000 रुपए। नाउ द पॉइंट इज कि मेंशन्ड नहीं है कि हम लोग कैश में दे रहे हैं कि बैंकिंग मोड से दे रहे हैं। इतना तो तय है कि सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर अस, स्टाफ को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, सो एक्सपेंस को तो डेबिट करना ही है, यानी सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, क्रेडिट किसको करे? नाउ अगेन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको तो ये मालूम होगा ना कि कैश में पे किया है कि चेक से पे किया है। यू विल बी हैविंग द डिटेल्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, लेकिन वर्चुअल दुनिया में अगर कुछ नहीं दिया रहता है, देन इन दैट केस हमें अजम्पशन लेना होता है, और अजम्पशन क्या होता है? Assumption is nothing but we will treat that as cash transaction. If nothing is mentioned, we have to treat the transaction as a cash transaction. So यहाँ पे cash का outflow मानते हुए cash account will be credited by 30,000. ठीक है, और इसका narration being salary paid in cash. और क्या लिखे? ठीक है, okay. Next one, rent paid by check. Again an expense. हम rent pay कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार clearly mentioned है कि it is paid by check. So as a result, the transaction entry will be rent account debit, खर्चे को डेबिट करेंगे, and this time my bank balance is getting reduced, so bank account will be credited by 1 lakh. ठीक है, इसका भी नरेशन लिखेंगे, and we will perhaps mention also the check number, कौन से चेक नंबर से हम लोगों ने पेमेंट किया है। ठीक है, फिलहाल तो मेरे सामने कुछ है नहीं, इसलिए we didn't write anything, लेकिन practically you have to write. ठीक है, चलो अगला इंटरेस्टिंग, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, ₹20,000। 20,000 रुपए का रेंट ड्यू हो गया। ड्यू हो गया मतलब भाई जिस चीज को भी, जिस असेट के बदले में हम रेंट पे कर रहे हैं, उस असेट को हमने यूज कर लिया। अगर हमने यूज कर लिया देन द मनी बिकम्स ड्यू, है ना भैया। आगे वाले का काम था सामान हमें देना, एसेट हमें यूज करने देना, हमारा काम था पैसे देना। अब अगर हमने एसेट यूज कर लिया देन आगे वाले ने तो अपना काम पूरा कर लिया, सो नाउ वी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे। सो अक्रूअल बेसिस से वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस ट्रांजैक्शन। दोस्तों एक बात याद रखना, इस तरह के ट्रांजैक्शंस की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। इफ यू आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस का कोई एंट्री नहीं होगा। लेकिन इफ यू आर फॉलोइंग द मर्केंटाइल बेसिस, अक्रूअल बेसिस, तो बिल्कुल इनकी अकाउंटिंग की जाएगी एज मनी पेएबल। ठीक है, सो अगेन दिस इज मनी पेएबल अगेंस्ट एन एक्सपेंस कॉल्ड एज रेंट। तो मुझे मेरे एक्सपेंस को तो रिकॉग्नाइज करना ही है, सो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये फॉर श्योर है कि मुझे एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो एक्सपेंस विल बी डेबिटेड बाय 20,000 एंड इंस्टेड ऑफ शोइंग कैश अकाउंट, मैं कैश को क्रेडिट किया बैंक को क्रेडिट करने की जगह आई विल क्रेडिट रेंट पेएबल अकाउंट। इसका एक और नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट पेएबल अकाउंट नाम भी आप यूज कर सकते हो।
आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट नाम भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली रिसीवेबल पेएबल ये वर्ड से ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें क्लैरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं हमेशा यही लैंग्वेज यूज करता हुआ चलूंगा। क्वेश्चंस में कुछ और दिया रहा तो फिर अलग बात है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू, आप दोनों नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल रेंट पेएबल अकाउंट के बारे में एक बात बता दूं, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहां प्रैक्टिकली जब देख रहे हैं तो फिर से लिंक लगाइए। दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड टू हुम दिस रेंट इज पेएबल, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का रूल हमने क्या देखा था, क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल। जिसे भी पैसे पेएबल है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करके एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग हियर, ठीक है। लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझो। यहां पर सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास कर लिया हो गया, ऐसा नहीं है। दिस डेबिट क्रेडिट इज अ लैंग्वेज, इट इज टेलिंग अस, ये जर्नल एंट्री मुझे ये बता रहा है कि मैंने रेंट नामक खर्चा इंकर किया है 20,000 का। रेंट का खर्चा बढ़ा 20,000 रुपए से, लेकिन मैंने बदले में पैसे अभी तक दे नहीं। ये 20,000 रुपए लैंडलॉर्ड को पेएबल है। गेटिंग दैट? ओके। इसका नरेशन, बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, अभी तक पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग मतलब स्टिल पेएबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ऑडिट फीस बिल। हमने किसी सीए से ऑडिट करवाया, उसने हमें बिल भेज दिया। कितने का बिल है? 50,000 रुपए, एंड पेड बाय चेक सिर्फ 30,000 रुपए। अरे 50,000 का बिल 30,000 रुपए पे किए, मतलब 20,000 रुपए डिस्काउंट। एक मिनट, आराम से, डिस्काउंट के बारे में इतने जल्दबाजी में नहीं जाना कभी, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई भी बिल के अमाउंट के अगेंस्ट में वी आर मेकिंग अ पार्ट पेमेंट, दैट डजंट मीन कि बाकी का बैलेंस इज डिस्काउंट। इसका मतलब यह है कि हमने अभी का पार्ट पेमेंट किया है, बाकी पेमेंट बाद में करेंगे। गेटिंग दैट? अब अगर मैं मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो मुझे पूरे अमाउंट को रिकॉग्नाइज करना होगा, क्योंकि पूरा अमाउंट आई एम पेइंग द ऑडिट फीस। तो ऑडिट हो रहा है इसलिए तो मैं ऑडिट फीस पे कर रहा हूं, सो द अमाउंट बिकम्स ड्यू इन माय हैंड्स। एज अ रिजल्ट मैं ऑडिट फीस नामक एक्सपेंस को पूरे अमाउंट से डेबिट करूंगा, दैट इज 50,000। लेकिन बदले में हमने चेक से सिर्फ 30,000 रुपए पे किया, सो माय बैंक बैलेंस इज रिड्यूस्ड, सो आई विल क्रेडिट बैंक अकाउंट बाय 30,000, ठीक है। ये तो कर लिया, लेकिन बाकी का 20,000 क्या? I have to recognize my obligation. So मैं यहां पे लिखूंगा audit fees payable account. ठीक है? Now instead of crediting directly the name of that person जिसने ऑडिट किया, जैसे मान लो मिस्टर अग्रवाल ने ऑडिट किया हुआ है, ठीक है। मिस्टर अग्रवाल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने हमारा ऑडिट किया हुआ है। So in that case, should I directly credit अग्रवाल account? I can do so, कर सकते हैं, लेकिन जरा एक बात समझने की कोशिश कीजिए। There are so many persons with whom I am transacting, है ना। ऐसे और भी लोग हैं जिनसे मैंने गुड्स परचेस किए थे, उनको भी पैसे पेबल है, इसलिए मैंने उनके अकाउंट को भी क्रिएट करके रखा हुआ है, डेबिट या क्रेडिट करके रखा हुआ है, करेक्ट। पॉइंट इज कि मैं अगर अग्रवाल अकाउंट ऐसे ही बना दूं तो वो लिस्ट में एक और अकाउंट बन जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस तरह का नाम यूज कर रहा हूं, ऑडिट फीस पेबल, आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट पर्सन ओनली। लेकिन ये नाम से मुझे अलग से ये रिकॉग्नाइज हो रहा है कि हाँ भैया, ये जो पैसे पेबल है ना, ये ऑडिट फीस के लिए पेबल है। आर यू गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? ठीक है। कई बार लोगों के मन में ये बात आता है कि सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही क्यों है, छोड़ो ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के सहारे हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिलता है। गेटिंग दैट? चलिए ठीक है। सो इट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000, ये हो गया, एंड नरेशन बीइंग ऑडिट फीस पेड बाय चेक एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए अगला, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹7,500 बाय नेट बैंकिंग, ठीक है। अब आप आजकल जानते हैं देयर आर सो मेनी डिफरेंट मोड्स, लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, है ना। बिल पेमेंट्स के लिए आप अपने बैंक को ऑथोराइज कर सकते हो। ऐसे में आपको कोई झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है, बैंक से डायरेक्टली बिल पेमेंट्स हो जाएंगे। बस आपको एडिक्वेट बैलेंस मेंटेन करना होगा, नथिंग एल्स,
ठीक है, तो वैसे ही कुछ हुआ है, नेट बैंकिंग के थ्रू हमारे अकाउंट से 7,500 का पेमेंट हुआ। सो घूम फिर के हमें क्या करना है भाई, ये खर्चा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, एंड आई विल डेबिट दैट, खर्चा है ना, so 7,500 से इसे डेबिट, एंड अगेंस्ट दैट व्हाट हैपेंड, माय बैंक बैलेंस रिड्यूस्ड, मेरे बैंक से पेमेंट गया है, सो आई विल क्रेडिट बैंक अकाउंट बाय 7,500, ठीक है, बहुत बढ़िया नरेशन, ओके ओके। आगे टिपिकल वन, जो हर किसी क्वेश्चन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमें दिखेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹10 lakhs, जर्नल एंट्री विल बी सिंपल, नॉर्मली स्पीकिंग इतना बड़ा अमाउंट है तो कैश ना मानो तो ही अच्छा है, ये पैसे बैंक में आए हैं ऐसा मान लो, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹10 lakhs, एंड ओनर के पास से पैसे आए ना, वी हैव टू रिकॉग्नाइज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ओनर, एंड शायद इसे हम एक खास नाम से पुकारते हैं, यस, कैपिटल अकाउंट, सो टू कैपिटल अकाउंट 10 lakhs, ठीक है, नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओके। अगला, ओनर जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ कैश इंट्रोड्यूस करे, वो और भी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकता है, वही हमें यहां पे नजर आ रहा है, फर्नीचर इंट्रोड्यूस बाय ओनर, ओनर ने कुछ फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो एंट्री क्या होगा भाई, ओनर के पास से जो भी आए सब कैपिटल मानेंगे, लेकिन जो आया उसे उसी नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, कितने का, 50,000, एंड आई विल क्रेडिट ओनर्स अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट बाय 50,000, ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द ओनर, ठीक है, इसमें मैंने क्रेडिट किया यानी ये 50,000 रुपए ओनर को पेबल है, दैट इज व्हाट आई एम रिकॉग्नाइजिंग हियर, ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरी तरफ मैं क्या दिखा रहा हूं कि मेरे पास फर्नीचर का इनफ्लो हुआ, मेरे बिजनेस में फर्नीचर आया, राइट, बहुत बढ़िया नरेशन। नेक्स्ट वन, व्हीकल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर ₹2,50,000, फर्नीचर की जगह इस बार व्हीकल इंट्रोड्यूस किया, जर्नल एंट्री व्हीकल अकाउंट डेबिट, जो इंट्रोड्यूस किया वो अकाउंट डेबिट, इसका इनफ्लो हो रहा है इस बार व्हीकल का, एंड क्रेडिट विल बी अगेन टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000, इसका नरेशन, गेटिंग दैट, ओके। नाउ कैपिटल जैसा हो रहा है उसी तरह से मुझे अगर फंड्स की जरूरत पड़े, सो आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, एक्स्ट्रा मनी इज नीडेड, मेरे पास नहीं है, सो मैंने बोरो किया, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, भाई पैसे आ रहे, राइट, और नॉर्मली स्पीकिंग बैंक लोन के केस में बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने ये शायद, इफ यू डोंट नो यू विल ऑब्जर्व, कैश में इतना पैसा कोई नहीं देता, ठीक है, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹2 lakh, ठीक है, एंड क्रेडिट विल बी टू द लोन, लेकिन लोन एक ही जन से ले जरूरी थोड़ी ना है, बहुत सारे अलग अलग जनों से ले सकते हैं हम लोग, सो एज अ रिजल्ट लोन के बारे में भी अगर आप थोड़ा डिटेल स्पेसिफाई करो ये अच्छा होता है, सो लेट मी कॉल दैट एज बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, अगर मान लो आप एक से ज्यादा बैंक से लोन ले रहे हो तो हर एक बैंक का एक नाम तो होगा, उसके मुताबिक उसका अकाउंट ओपन होगा, जैसे SBI लोन अकाउंट, PNB लोन अकाउंट, गेटिंग दैट, ओके, नरेशन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब हम लोगों ने लोन लिया फ्रेंड्स से, ठीक है, तो क्या होगा इसका, वही होगा और कुछ नहीं, अगेन वी आर रिसीविंग मनी, सो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, और इस बार आई विल नेम इट एज फ्रेंड्स लोन अकाउंट, ठीक है, अब फ्रेंड का अगर कोई नाम होगा मिस्टर दिनेश तो मैं दिनेश लोन अकाउंट, मिस्टर प्रेम तो मैं प्रेम्स लोन अकाउंट नाम से ओपन करूंगा, ठीक है, ओके। सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, मेरे बैंक में पैसे आए, माय बैंक बैलेंस इंक्रीज्ड, लेकिन अगेंस्ट दैट आई एम रिकॉग्नाइजिंग माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स माय फ्रेंड, यानी ये पैसे मेरे नहीं है, ये मेरे दोस्त की तरफ से मेरे पास आए हैं जो मुझे आगे चल के लौटाना है, गेटिंग दैट, सो दैट्स द थिंग यहां पे। What is the narration? Being loan taken from friend. Simple. ठीक है, अगला, लोन टेकन फ्रॉम ओनर्स वाइफ, अरे सर ओनर्स वाइफ है तो कैपिटल लिखेंगे क्या, नहीं, ओनर्स वाइफ इज अ थर्ड पर्सन फॉर अस, ठीक है, भाई बीवी ओनर की है, बिजनेस की नहीं, ठीक है, तो हमें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एनी थर्ड पर्सन, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो ओनर की बीवी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी और पर्सन से अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, सेम एंट्री जैसा मैं लोन के लिए करता हूं, अगेन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 2 लाख, एंड
ओनर्स वाइफ्स लोन अकाउंट, अगर उनका कोई नाम है तो वो नाम और उसके बाद लोन्स अकाउंट, लोन अकाउंट। गेटिंग दैट? दैट्स इट, नरेशन। ओके, चलिए ये हो गया। नाउ बैंक लोन हम लोग रीपे भी तो करेंगे, अगर लोन ले रहे हैं तो रीपे भी तो करेंगे। सो बैंक लोन इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे किया। अब देखिए वहां पे क्या लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट पेड ₹30,000 एंड इंटरेस्ट पेड ₹10,000। सो अमाउंट डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम बैंक, टोटल कितना डिडक्ट हो जाएगा? 40,000। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ईएमआई डिडक्ट हो जाते हैं बैंक से, है ना? तो ये जो ईएमआई अमाउंट है इसमें कुछ पोर्शन प्रिंसिपल होता है, कुछ पोर्शन इंटरेस्ट होता है। तो आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? 30,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, 10,000 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? देखिए, बैंक लोन अकाउंट हमने क्रिएट किया हुआ था। बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल दैट लोन अकाउंट इज गेटिंग सेटल्ड। तो जरा ध्यान से, हमने जब लोन लिया था हमने बैंक लोन अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब जब रीपे कर रहे हो तो उसी बैंक लोन अकाउंट को आप करोगे डेबिट। ठीक है, बाय द प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ प्लीज नोट, आपको अगर याद होगा, जैसे कोई भी रूल लगाइए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइबिलिटीज के बारे में मॉडर्न अप्रोच को अगर अप्लाई करूं, तो मॉडर्न अप्रोच मुझे क्या कह रहा है? किसी भी लाइबिलिटी को इंक्रीज होता अगर दिखाना है तो क्रेडिट करो, लेकिन लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए डेबिट करो। हेयर माई बैंक लोन इज गेटिंग डिक्रीज्ड, आई एम मेकिंग अ रीपेमेंट। रीपेमेंट कर रहा हूं तो लोन कम होगा ना, लाइबिलिटी कम होगा। सो उसके लिए मुझे इसे डेबिट करना होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ओके, इसके अलावा एक चीज और है, मैंने इंटरेस्ट भी तो भर रहा हूं, तो इसके लिए दैट्स माई एक्सपेंस। इंटरेस्ट इज मेरे लिए खर्चा, है ना? सो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000। ठीक है, और ये पैसे नॉर्मली स्पीकिंग मेरे बैंक अकाउंट से ही जाएंगे, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, चलिए नरेशन। ओके, नरेशन में आई कैन राइट देयर एज पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन गिवन टू द बैंक। ठीक है, ओके। अगला, फ्रेंड्स लोन इंस्टॉलमेंट पेड, प्रिंसिपल अमाउंट 30,000, इंटरेस्ट पेड ₹10,000, अमाउंट पेड इन कैश, दोस्त को कैश में दिया। ठीक है, सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग। इस बार बैंक लोन की जगह फ्रेंड्स लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय ₹30,000, प्रिंसिपल पोर्शन ओनली, ध्यान देना। इंटरेस्ट का पोर्शन इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंड क्रेडिट विल बी दिस टाइम टू कैश। ठीक है, सॉरी वहां पे बैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन सिंस इट इज अमाउंट पेड इन कैश, प्लीज रेक्टिफाई दैट इट इज एक्चुअली टू कैश अकाउंट। ठीक है, दिस इज द नरेशन। ओके, चलिए अगला, ओनर पेज एएमसी ऑफ प्लांट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट ₹20,000। कुछ अलग दिख रहा है। एएमसी मतलब क्या हुआ? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के चार्जेस। सुना होगा आप लोगों ने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक प्लांट लगा हुआ है, तो उसका मेंटेनेंस जरूरी है, तो हम उसका मेंटेनेंस करवा रहे हैं। अब वो मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो बिजनेस के जो पैसे हैं वहां से पैसे जाने चाहिए, लेकिन कभी कभी ओनर अपने जेब से भी पैसे दे देता है, तो यही यहां पे हुआ है। ओनर ने अपने जेब से पेमेंट किया है फॉर एएमसी। ठीक है, सो एएमसी इज लाइक अ मेंटेनेंस, है ना? तो ये भी हमारे लिए खर्चा है। सो वी विल रिकॉग्नाइज एन अकाउंट कॉल्ड एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट। ठीक है, किसी भी तरह का मेंटेनेंस, रिपेयर, ये इसी अकाउंट में डेबिट किया जाएगा एज एन एक्सपेंस। सो 20,000 से आई एम रिकॉग्नाइजिंग माई एक्सपेंस। और क्रेडिट, भाई बिजनेस के फंड्स गए ही नहीं, इस बार ओनर की जेब से पैसे गए। सो ये याद रखना, अगर ओनर अपने जेब से बिजनेस के लिए कुछ भी खर्च करता है, वी विल रिकॉग्नाइज दैट एज कैपिटल। सो क्रेडिट किसके किया जाएगा? ओनर के अकाउंट को पेबल है, ओनर को पेबल है, उसने हमारे बिहाफ में पेमेंट किया है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम अलग है, ओनर अलग है। ठीक है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है ना? तो बिजनेस के बिहाफ में अगर ओनर कुछ भी पेमेंट करता है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज आवर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिम। सो उसी के लिए वी विल क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट टू हुम मनी इज पेबल। ठीक है, नरेशन बीइंग एएमसी चार्जेस पेड बाय ओनर। ठीक है, ओके। अगला,
ओनर पेज द कमीशन टू डीलर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट ₹12,000। अब जैसे अभी देखा, इस बार ओनर ने अपने जेब से किसी एक डीलर को कमीशन दे दिया ₹12,000। ठीक है, अब डीलर तो बिजनेस का है, तो ये खर्चा तो बिजनेस का है। सो बिजनेस के बुक्स में आई विल रिकॉग्नाइज दिस एज एन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? कमीशन। सो कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय अमाउंट में वहां पे गलती हुआ है, आप ऐसा मान लीजिए वो 15,000 है। ठीक है, ठीक है, तो कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 15,000 एंड क्रेडिट विल बी, ओनर ने पे कर दिया अपने जेब से, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट अगेन। ठीक है, द नरेशन। गॉट इट? समझ में आ रहा है? इस तरह के ट्रांजैक्शंस, इस तरह के और भी आते रहेंगे। सो यू नो नाउ व्हाट टू डू। ओके, अब ओनर भाई साहब ने पैसे विड्रॉ किए, कैश विड्रॉ किया। ठीक है, बिजनेस में जो कैश रखे हुए हैं उसमें से कुछ पैसा घर के लिए, पर्सनल काम के लिए लेके जा रहा है। सो इसके लिए भी हम एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट करते हैं, राइट? कैश लेके जा रहा है, सो कैश का आउटफ्लो, लेकिन डेबिट कैसे करेंगे? टू अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 8,000, द अमाउंट दैट इज विड्रॉन। दोस्तों एक बात सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में ही आई टोल्ड यू अबाउट कॉन्ट्रा अकाउंट्स, याद आ रहा है? सो ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रा अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट का उल्टा है। गेटिंग दैट? सो ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ध्यान में रखना, आगे चल के काम में आएगा व्हेन यू विल गो टू द एडवांस लेवल। ठीक है, चलिए, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसे जा रहे। ठीक है, एंड दैट्स इट, नरेशन। ठीक है, ओके। अगला, ओनर विड्रॉ स्टॉक। भाई ओनर विड्रॉ कर रहा है तो सिर्फ कैश ही विड्रॉ करेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। जो बिजनेस में हम हैं उसका स्टॉक भी विड्रॉ कर सकता है। तो अगर स्टॉक विड्रॉ कर रहा है तो क्या एंट्री होगा? भाई ओनर लेके जा रहा है ना, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट तो डेबिट होगा फॉर श्योर। जितने का भी विड्रॉल किया, यानी 6,000 का, इससे मैं ड्रॉइंग्स को तो डेबिट करूंगा। क्रेडिट किसको करूंगा? तो बात को समझो, सिंस ही इज टेकिंग द गुड्स, सो वी कैन क्रेडिट दैट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, गुड्स का स्टॉक। लेकिन और एक चीज, आप स्टॉक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने जो जर्नल एंट्रीज पास किए, इसमें जब हम गुड्स खरीद रहे थे तो जरा सोच के देखिए, परचेज ऑफ गुड्स को आप एक दूसरे अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर रहे थे, परचेज अकाउंट, याद आ रहा है? तो गुड्स परचेज किए तो आपने परचेज को डेबिट किया था, तो अब ये गुड्स जा रहे हैं। जब गुड्स आए थे परचेज को डेबिट किया था, अब गुड्स जा रहे हैं तो आई विल क्रेडिट दैट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, सो यहां पे क्रेडिट विल बी टू स्टॉक ऑब्लिक परचेज, मोस्टली इट विल बी परचेज। अगर आपने स्टॉक अकाउंट या गुड्स अकाउंट मेंटेन किया है तो यहां पे क्रेडिट किया जाएगा गुड्स। गेटिंग दैट? ओके, नरेशन बीइंग स्टॉक विड्रॉन। ठीक है, अब लैपटॉप परचेज फॉर ओनर्स सन। हमने, बिजनेस ने ओनर के बेटे के लिए लैपटॉप खरीदा। ठीक है, लॉकडाउन के वक्त में बेचारा घर पे बैठ के कॉलेज या स्कूल अटेंड कर रहा है, तो लैपटॉप की जरूरत पड़ी। तो हमने उसने बिजनेस के कैशियर को बोल दिया कि भाई लैपटॉप खरीद के दे दे, तो खरीदा है। सो वॉट एवर, कैन आई से दिस इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर पेड फ्रॉम द बिजनेस मनी, सो दिस इज ड्रॉइंग्स। ठीक है, सो अगेन वी विल डेबिट दैट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ध्यान रखना, यहां मैं लैपटॉप अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज अ पर्सनल नेचर परचेज। ठीक है, सो आई विल ट्रीट दिस एज ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पैसे गए भाई, सो टू कैश या बैंक, जो भी गया। अगर कैश गया तो कैश अकाउंट, और अगर चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन। ओके, चलिए अगला, पेड हॉस्पिटल बिल ऑफ ओनर बाय चेक। ओनर बेचारा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसके लिए कुछ खर्चे हुए तो वो पे किया हम लोगों ने। ठीक है भाई, इसमें इमोशनली मत सोचना। ओनर का कोई भी खर्चा हो, अगर बिजनेस के जेब से पैसे गए, आई विल ट्रीट दैट एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, इमोशनली नहीं सोचना है यहां। सो इवन इन दिस केस इट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितना भी पेमेंट किया एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू, चेक से पेमेंट किया इसलिए टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके, द जर्नल एंट्री, सॉरी नरेशन being personal purchase for मतलब expense for the owner. Okay, next one, paid hospital bill of staff. देखो अभी तक ओनर के लिए पे कर रहे थे तो we were treating that as a personal expense,
है ना, लेकिन इस बार स्टाफ मेंबर के लिए पे किया, तो क्या ये भी पर्सनल एक्सपेंस है? नहीं, इसे माना जाएगा ऑफिशियल एक्सपेंस। ठीक है, यही है अकाउंटिंग के दुनिया में, अगर आप स्टाफ के लिए पैसा खर्च करते हो वी विल रिकॉग्नाइज दैट एज एन ऑफिशियल एक्सपेंस, लेकिन अगर आप खुद के लिए इंकर करते हो एज एन ओनर तो हम उसे ऑफिशियल एक्सपेंस नहीं मानते। ऐसा ही है। ठीक है, चलिए व्हाटएवर। सो ऐसे कैसे, कौन से अकाउंट में डालेंगे? वी कैन यूज एनी नेम, लाइक मोस्टली यहां पे जो नाम यूज होता है दैट इज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। ठीक है, प्लीज नोट कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही नाम यूज करना है। नाम आप अपने कन्वीनियंस के मुताबिक यूज कर सकते हो, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेम। सो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड 60,000 रुपए, पेमेंट चेक से हुआ है इसलिए टू बैंक अकाउंट 60,000। ठीक है, वी विल राइट अ नरेशन, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ओके। अगला, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टाफ बाय चेक ₹30,000। ठीक है, स्टाफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे रिकॉग्नाइज? इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारे लिए खर्चा ही है भाई, स्टाफ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है, सो वी विल रिकॉग्नाइज दैट एज अनदर एक्सपेंस। ठीक है, एंड पेमेंट इज मेड बाय बैंक, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो कौन सा एक्सपेंस है? इंश्योरेंस प्रीमियम, और क्या नाम दे? सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट बाय 30,000। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंश्योरेंस के नेचर के मुताबिक नाम दे देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी है। ठीक है, सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। ठीक है, नरेशन, स्टाफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, ओके। उसके बाद अगेन पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टाफ बाय चेक ₹20,000 एंड 10,000 वॉज ड्यू बट नॉट येट पेड। ठीक है, सो 20,000 रुपए का तो पेमेंट कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम ही है, लेकिन 10,000 रुपए ड्यू हुए लेकिन अभी तक पे नहीं किए। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम का टोटल अमाउंट वाज 30,000, जिसमें से 20,000 तो पे कर दिए, 10,000 अभी तक पे नहीं किए। ठीक है, सो शुड आई पास द एंट्री बाय ओनली 20,000 जितना पे किया? अगर कैश बेसिस हम फॉलो कर रहे हैं तो हाँ, लेकिन अगर मर्केंटाइल बेसिस, अक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हो तो ना। ठीक है, अक्रूअल बेसिस से यू हैव टू रिकॉग्नाइज द होल अमाउंट। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अगेन विल बी डेबिटेड बाय फुल 30,000। मैं पेमेंट कर रहा हूं चेक से 20,000, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000, और बाकी का पेबल है, सो आई हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। सो इट विल बी टू इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल अकाउंट, अनदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो क्लियरली मुझे बता रहा है कि दिस पेबल अमाउंट is basically for insurance premium. Getting that? Okay. Narration में you have to write the details. Okay. चलिए. Next one. Paid insurance premium of staff ₹30,000. Only 20,000 was due in this year. ध्यान से, कुछ अलग है। इस बार हम लोगों ने 30,000 रुपए का पेमेंट किया है, और वो भी चेक से, लेकिन इस साल ड्यू हुआ था सिर्फ 20,000। ठीक है, एंड ₹10,000 वॉज पेड इन एडवांस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने टोटल 30,000 का पेमेंट किया है, जिसमें से इस साल का सिर्फ 20,000 था। 10,000 हमने अगले साल के लिए एडवांस में दे दिया। ठीक है, तो भाई ऐसा करे क्या कि वो 10,000 को इग्नोर कर देते हैं, वैसे भी तो वो अगले साल का है, छोड़ो ना यार। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पैसे तो अभी गए ना, पैसे तो अभी खर्च हो रहे हैं ना, सो उस पैसे का आउटफ्लो रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा। गेटिंग दैट? सो हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट? देखिए, जितना इस साल का खर्चा है उतना मैं खर्चे करके ही रिकॉग्नाइज करूंगा। सो इंश्योरेंस प्रीमियम नामक एक्सपेंस विल बी डेबिटेड बाय 20,000, जितना इस साल का खर्चा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैंने पेमेंट तो 30,000 किया हुआ है, सो मुझे 30,000 का पेमेंट दिखाना तो है, क्रेडिट तो करूंगा मैं उतना। अरे तो डेबिट तो 20,000 ही किया, बाकी के 10,000 क्या है? बाकी के 10,000 इज बेसिकली एडवांस मनी पेड, है ना? इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में दे दिया, या इसी को एक और नाम का से कहा पुकारा जाता है जिसे हम कहते हैं प्रीपेड। गेटिंग दैट? तो यहां पर हम डेबिट करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। So prepaid insurance account will be debited by 10,000. This is also a representative personal account. ध्यान देना, insurance premium account is a nominal account
डेफिनेटली इट इज एन एक्सपेंस, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर आई यूज दिस काइंड ऑफ टर्म्स, प्रीपेड, pre-received, या payable, receivable, I'm always talking about some person. Remember that. ठीक है? So here, prepaid insurance premium is, prepaid insurance account is actually a representative personal account representing the account of the insurance company, जिसको भी ये insurance payable है. जिसको भी मैंने insurance premium advance पे दिया हुआ है. ठीक है? So try to understand. अगर मैंने पैसे एडवांस में दे दिए, बदले में उसने क्या दिए? कुछ नहीं दिया ना. So point is कि अगर मैं किसी को भी पैसे दे रहा हूं, then from his point of view, the services are still receivable. And if he is not providing us the service, then the money becomes receivable. Getting that? So from him, from his end, maybe we can say the consideration is still receivable. As a result, मैं इनके अकाउंट को कर रहा हूं डेबिट. Getting that? Okay. And आउटफ्लो हो रहा है, वैसे तो रिकॉग्नाइज करना ही होगा. मेरे बैंक से आउटफ्लो हो रहा है 30,000 का. ठीक है, चलिए इसका नरेशन लिखना होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर बाय चेक ₹20,000. ठीक है, ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं अभी हम लोग. आराम से, जरा ध्यान से. अभी स्टाफ का प्रीमियम पे किया था हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसको हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट नामक एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज किया था. तो ऐसा ही कुछ यहां करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ओनर का है, और वो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. लाइफ उनका पर्सनल है, तो एज अ रिजल्ट इवन दिस विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल एक्सपेंस. मतलब अगेन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. बहुत नाइंसाफी है, लेकिन ऐसा ही है. ओनर के लिए खर्चा करोगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट. ठीक है, चलो ठीक है. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20,000 एंड पेमेंट कर दिया बाय चेक. सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000. ठीक है, ओके. नरेशन. ओके, अगला. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज. ठीक है, बैंक से हम लोगों ने कैश विड्रॉ किया फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. ठीक है, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऑफिस का कैश बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है. सो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट. लिंक कर पा रहे हो? सो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से. ठीक है, नरेशन. ओके, अगला. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹10,000. फिर से वही हुआ, पर्सनल यूज आ गया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000 और पैसे तो मेरे बैंक से गए ना, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 10,000. ठीक है, नरेशन. ओके, अगला. इंटरेस्टिंग. फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर. आग लग गया, फर्नीचर बर्बाद हो गया. ठीक है, मेरे ख्याल से दिस इज अ लॉस फॉर मी. एंड लॉसेस, नुकसान, इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बाय डेबिटिंग इट. सो आई विल हैव टू क्रिएट अ लॉस अकाउंट. लॉस का भी अलग अलग तरह के लॉस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आई विल क्रिएट एन अकाउंट. सो लेट मी कॉल दैट एज लॉस बाय फायर अकाउंट एंड दैट विल बी डेबिटेड बाय अमाउंट ऑफ लॉस. 10,000 का फर्नीचर गया भाई, तो लॉस को तो रिकॉग्नाइज किया और बदले में क्रेडिट किसको करेंगे? क्या गया? फर्नीचर गया ना. फर्नीचर जब आया था तब डेबिट किया था, अब गया, बर्बाद हो गया. सो furniture account will be credited by 10,000. Getting that? Okay, इसका नरेशन. Yes. अब ऐसे और भी लॉसेस हो सकते हैं, जैसे ये देखिए अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. बिजनेस कैश स्टोलन ₹10,000. चोरी हो गया 10,000 रुपए. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट पैसा तो गया एंड दिस टाइम अगेन दिस इज अ लॉस. लेकिन दिस इज नॉट लॉस बाय फायर, दिस इज लॉस बाय थेफ्ट. सो आई विल क्रिएट एन अकाउंट कॉल्ड एज लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट. ठीक है, आप कोई भी नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो भी कन्वीनियंट है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है. सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 10,000. लॉस को मैंने डेबिट कर दिया. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. या खर्चा या लॉस अगर मेरा बढ़ रहा है, दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय डेबिटिंग इट. ठीक है, बदले में क्या गया? कैश गया. सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 10,000. ठीक है, नरेशन. समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया.
अब इसी तरह से गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगेन लॉस बाय फायर, लेकिन इस बार क्या गया, गुड्स गया, ठीक है। सो अगेन लॉस बाय फायर अकाउंट, दिस विल बी डेबिटेड बाय 10,000, लेकिन पैसा नहीं गया, असेट नहीं गया, क्या गया, गुड्स गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस गुड्स को मैंने कौन से अकाउंट में डेबिट किया था जब खरीदा था, परचेज अकाउंट में, तो अब ये जा रहा है, सो आई हैव टू क्रेडिट परचेज अकाउंट, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैंने खरीदते वक्त गुड्स अकाउंट में डेबिट करके रखा था या स्टॉक अकाउंट में डेबिट करके रखा था, तो अब मैं क्रेडिट गुड्स या स्टॉक अकाउंट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐसा लिख के रख रहा हूं, टू स्टॉक अकाउंट ऑब्लिक परचेज अकाउंट, जो नाम से भी हमने डेबिट किया था उसी नाम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। खरीदते वक्त जिस नाम को डेबिट किया था, डिस्ट्रॉय होते वक्त जो भी हुआ उसी नाम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए के गुड्स आपने खरीदे थे, 10,000 के गुड्स जल गए, तो अब आपके पास 90,000 के ही गुड्स है ना। तो इसे शो करने के लिए, जब 1 लाख के गुड्स हमने खरीदे थे, मैंने अगर परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, तो अब 10,000 के गुड्स जल गए, ये मुझे उसी अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, तभी तो मुझे वहां पे 90,000 का बैलेंस नजर आएगा, ठीक है। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, ये क्लियरली नजर आएंगे व्हेन यू विल सी द लेजर, ठीक है। सो लेजर एनहांसेस योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो विल कम टू दैट, गॉट इट, ये हो गया। अगला, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सो हमारे पास जो गुड्स रखे हुए जिसमें भी हम लोग डील करते हैं, ये गुड्स को हम लोगों ने फ्री सैंपल्स करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ दिस कैन हैपन, लाइक से फॉर एग्जांपल आपने एक नया बेकरी खोला, ठीक है, बेकरी, तो आप बहुत अच्छे पेस्ट्रीज बनाते हैं, केक्स बनाते हैं। सो आपने क्या किया, फर्स्ट डे आपने डिस्प्ले में रख दिए, सब फ्री, जो भी आएगा सबको फ्री में पेस्ट्रीज, फ्री में केक्स, वाओ, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस में इनफैक्ट करते भी है लोग, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जरा समझ गए आराम से, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्री सैंपल्स करके मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मार्केटिंग कर रहा हूं। भैया मेरा इंटेंशन कोई दान दक्षिणा चैरिटी करने का नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि मैं कितना अच्छा बना रहा हूं, खा के जाओ, वापस आना खरीदने के लिए, गेटिंग दैट। So this is an advertisement for us. So I will recognize my expense called as advertisement account. So advertisement account will be debited by 10,000. और बदले में मेरे गुड्स जा रहे भाई, मैं बेच नहीं रहा हूं, लेकिन गुड्स जा तो रहे हैं, है ना। तो जब मैंने गुड्स खरीदे थे, मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, अब गुड्स जा रहे हैं, तो मैं गुड्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट या परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, जिस नाम से भी डेबिट किया था उसी नाम को क्रेडिट करूंगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे गुड्स के भी बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन दिखते जाएंगे, ठीक है। दिस इज द नरेशन, ओके। चलिए अगला, अनसोल्ड गुड्स। भाई गुड्स हम बेचना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली इट्स पॉसिबल कि कुछ गुड्स हमारे पास अनसोल्ड रह जाए। सो अनसोल्ड गुड्स ₹10,000 के रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बीइंग कैरीड फॉरवर्ड। मतलब देखो, गुड्स कैन बी ऑफ पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल मतलब समझता है, पेरिशेबल मतलब खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर कुछ बच गए और वो खराब हो गया, तब तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो लॉस हो गया हमारा। लेकिन हर एक चीज ऐसा नहीं होता ना। लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू आर डीलिंग इन मोबाइल फोन्स, ठीक है, आपके पास 1000 मोबाइल फोन थे, आपने 900 बेचे, 100 मोबाइल फोन बच गए। तो 100 मोबाइल फोन जो बच गए, ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार 2 दिन 3 दिन में ये खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। सो जो भी हमारे पास बच गया है, आप इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। भैया इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं बिका, अगले साल बिक जाएगा, करेक्ट। सो एज अ रिजल्ट दिस विल बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक, गेटिंग दैट। इसको खास नाम से पुकारेंगे, कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली इट इज स्टॉक, लेकिन अगर ईयर एंड में मैं स्टॉक को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, आई विल कॉल दैट एज क्लोजिंग स्टॉक। और ईयर के बिगिनिंग में रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, तो आई विल कॉल दैट एज एन ओपनिंग स्टॉक। राइट नाउ मैं ईयर एंड में रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, इसलिए आई एम कॉलिंग दैट एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक सूरज तो सूरज है, जब सनसेट होता है तो हम सनसेट कहते हैं, डूबता सूरज। सनराइज के वक्त सनराइज, उगता सूरज, भैया वो तो एक ही सूरज है, गेटिंग दैट। सो इट इज द सेम स्टॉक, लेकिन ईयर एंड में इट विल बी कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक, ईयर बिगिनिंग में
इट विल बी कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, देखेंगे ओपनिंग स्टॉक के बारे में, अभी उतना मत सोचो, वी विल कम टू दैट. ठीक है, फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री क्या होगा. तो यहां पर बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो भी मेरे गुड्स है, ये गुड्स पड़े होंगे मेरे परचेज अकाउंट में, बराबर. जब खरीदा था मैंने तो परचेज अकाउंट को डेबिट करके रखा हुआ था. तो अब मैं परचेज अकाउंट को क्लोज करके इसे ट्रांसफर करता हूं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में. ठीक है, ये थोड़ा और गहराई में आपको तब समझ में आएगा व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फाइनल अकाउंट्स. उसके पहले समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जर्नल एंट्री तो मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं अभी आपको ये बता दे रहा हूं. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड. दैट्स एक्चुअली एन एसेट. आई एम रिकॉग्नाइजिंग दैट एज एन एसेट, क्योंकि मैं इसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने जा रहा हूं. ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट विल बी टू परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट. अब जो लोग अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी शायद थोड़ा नया होगा. सो आप इसके बारे में अभी मत सोचिए, हम लोग इसको देखेंगे जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे. ठीक है, और जो लोग पहले कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं वो तो ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से जानते हैं सर, बचपन से जानते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट अपना ही है, ठीक है ना, बचपन का दोस्त है. ठीक है, चलेगा. ठीक है, सो सिर्फ जर्नल एंट्री को देख के रख लो, दिस इज ऑफ यूज. आगे चल के इसका लॉजिक भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए, तो वी विल राइट अ नरेशन. ओके, अगला इवेंट स्पॉन्सर किया हम लोगों ने, तो इवेंट का स्पॉन्सरशिप चार्जेस पे किया बाय चेक, 1 लाख रुपए. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको हम लोग स्पॉन्सर करते हैं. जरा सोच के मुझे बताइए, स्पॉन्सरशिप से हमें क्या फायदा, क्यों कर रहे हैं हम लोग स्पॉन्सरशिप. कैन आई से दैट्स अ मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट. सो ये भी मेरे लिए खर्चा है. क्या नाम, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, या वी कैन ऑल्सो कॉल दैट एज सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसे भी कह सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 लाख एंड पैसे दे रहे ना चेक से, सो बैंक बैलेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1 लाख. ठीक है, एंड दिस विल बी योर नरेशन. गॉट इट. ओके, अगला बोनस पेड टू स्टाफ बाय चेक ₹40,000 ऑन ओकेशन ऑफ 25th एनिवर्सरी ऑफ द कंपनी. ठीक है, 25वें सालगिरह कंपनी का हो गया तो बोनस दिया है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंपनी बोनस दे रहा है तो कंपनी के लिए तो एक खर्चा हो गया. सो दे विल डेबिट द एक्सपेंस बाय द नेम ऑफ बोनस, एज सिंपल एज दैट. सो बोनस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 40,000 एंड पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, है ना. सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 40,000. ठीक है, अगर हम लोगों ने बैंक से पेमेंट किया, वहां पे लिखा ही है चेक से है, देन इट विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट. कैश में पे करते तो टू कैश अकाउंट. ठीक है, नरेशन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. अब अगला, नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन मशीन ₹20,000. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीन पे. सो मशीन का बैलेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसलिए मशीन में डिक्रीजिंग इफेक्ट दिखाने के लिए मुझे मशीन अकाउंट को तो क्रेडिट करना होगा, लेकिन डेबिट करूंगा उसके कारण को. एंड व्हाट इज द रीजन, डेप्रिसिएशन. करेक्ट. सो हियर depreciation account will be debited by ₹20,000 and machine account will be credited by 20,000. दोस्तों यहां भी let me tell you one thing, though mostly you will treat depreciation as a nominal account. ठीक है, आप इसे depreciation को nominal account जैसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि this is that proportion of the usage of the machine's value जो इस साल हम लोगों ने यूज किया हुआ है. ठीक है, but at the same time let me tell you one thing, depreciation is also kind of contra account. ये asset का reverse उल्टा इफेक्ट दिखाएगा. ठीक है, सो वही आप देख रहे हो, मशीन में एक रिडक्शन वाला इफेक्ट आपको यहां पे नजर आ रहा है. ओके, सो वी विल राइट अ नरेशन. ओके, नेक्स्ट वन, आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. अगेन द सेम थिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 15,000 एंड फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. दैट इज द जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, चलिए, दैट्स द नरेशन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज अ कस्टमर मिस्टर कुमार टू होम अ सेल ऑफ ₹12,000 वॉज मेड बिकेम बैंक्रप्ट. बैंक्रप्ट मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया, यानी इसके पास पैसे है ही नहीं.
लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए इसके पास पैसे ही नहीं है। एंड ओनली 50% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो इससे कितने पैसे लेने थे? 12,000 लेने थे, लेकिन सिर्फ 50% ही रिकवर हो पाए। तो दोस्तों यहां बाकी के 50% को क्या डिस्काउंट मानेंगे? एक बात याद रखना, डिस्काउंट हमेशा अपनी मर्जी से दिया जाता है या आगे वाले से लिया जाता है, करेक्ट? अपनी मर्जी से अगर हम कुछ माफ कर रहे हैं, दैट इज डिस्काउंट। लेकिन यहां हमारी मर्जी थोड़ी ना है, ठीक है? यहां पर तो वो बैंकरप्ट हो गया, हमें पैसे मिले ही नहीं, डूब गए। तो इस डूबे हुए पैसे को हम कहते हैं बैड डेट्स। गेटिंग दैट? तो यहां आधे पैसे मिले, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय आधे पैसे, यानी 6,000 रुपए। बाकी के पैसे डूब गए, इसे हम डेबिट करेंगे टू अ लॉस अकाउंट कॉल्ड एज बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है? सो बैड डेट्स अकाउंट मतलब डूबा हुआ पैसा। ओके, सो बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 6,000 एंड मिस्टर कुमार अकाउंट खत्म तो करना ही पड़ेगा, तो मिस्टर कुमार के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा बाय पूरे 12,000। ध्यान से, मिस्टर कुमार से 12,000 रिसीवेबल थे, तो ऑब्वियसली उनके अकाउंट में डेबिट होगा। अब ये क्रेडिट हो रहा है, तो मिस्टर कुमार का अकाउंट विल गेट्स सेटल्ड। ठीक है? ये रहा उसका नरेशन। ठीक है? ओके, अगला, अ कस्टमर मिस्टर कपूर टू whom a sale of 18,000 was made, यानी इनसे 18,000 रुपए लेने थे, became insolvent and only 60 पैसे in a rupee could be recovered from his estate. ठीक है? This is a typical style, एक टिपिकल तरीका है सेंटेंस को बताने का। यहां 60 पैसे इन अ रूपी का मतलब क्या होता है? देखो, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना? तो अ रूपी मतलब 100 पैसे। तो 100 पैसे की जगह हमें 60 पैसे मिल रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि वी गॉट 60% मनी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? हमें 100% पैसा ना मिलते हुए सिर्फ 60% पैसा मिला है। ठीक है? ओके, तो अब इसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? वही सेम चीज, कैश अकाउंट इज डेबिटेड बाय कितने पैसे मिले? 60%, यानी 10,800। बाकी के पैसे डूब गए, सो बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द रिमेनिंग 7,200 एंड मिस्टर कपूर होगा। ओके, नॉट कुमार, इट विल बी मिस्टर कपूर। ठीक है? देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक देयर। सो मिस्टर कपूर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय फुल 18,000, तभी उसका अकाउंट सेटल होगा। ठीक है? दैट्स द नरेशन। ओके, अगला, settled account of a supplier, Mr. Gupta, to whom rupees 30,000 was payable due to deficiency of funds and only 14,000 could be paid to his lawyer. Now, try to understand. ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार हमारे कस्टमर ही पैसे डुबाए। अरे भाई, कभी कभार हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें भी डुबाना पड़ जाए, है ना? तो यहां पे हम पैसे डुबा रहे हैं। ठीक है? हमारा एक सप्लायर है मिस्टर गुप्ता, ठीक है? इनको 30,000 रुपए पेबल थे, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? डेफिशिएंसी। हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है? तो सिर्फ 14,000 ही हम दे पाए। मिस्टर गुप्ता अपने लॉयर को लेके आ गए, ठीक है? कानूनन कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ 14,000 दे पाए, बाकी पैसे हम उनको नहीं दे पाए। ठीक है? तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो गया बैड डेट्स का, है ना? कस्टमर्स डुबाते हैं तो हम उसे कहते हैं बैड डेट्स, इस बार हम डुबा रहे। ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे, देखते हैं। सो सबसे पहले मिस्टर गुप्ता अकाउंट, जिनको 30,000 पेबल थे, उनके अकाउंट को तो मैं क्लोज करूंगा बाय डेबिटिंग हिम। पेबल थे तो उनको क्रेडिट किया होगा, अब डेबिट करके सेटल करेंगे। सो मिस्टर गुप्ता अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 30,000 टू कैश। कितने पैसे दे रहे हैं हम? 14,000। ठीक है? बाकी के पैसे डुबाए हमने, तो इसे हम एक स्पेशल अकाउंट में क्रेडिट करके रखेंगे, विच इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है? सो दिस विल बी क्रेडिटेड टू डेफिशिएंसी अकाउंट 16,000। गॉट इट? ओके, दिस इज द नरेशन। जितना पैसा था उतना ही दिया मिस्टर गुप्ता को। ठीक है? नेक्स्ट वन, परचेज्ड इन्वेस्टमेंट्स। एकदम अलग ही हो गया ये, मतलब अभी तो पैसे डुबाए और अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ऑल आर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कोई कंटिन्यूएशन में नहीं है ये। ठीक है? ओके, सो परचेज्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड पेड थ्रू गूगल पे। गूगल पे से पेमेंट किया, यानी बैंक से पेमेंट हुआ, बराबर।
सो इन्वेस्टमेंट नामक एसेट आया, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 लाख एंड पैसे दिए गूगल पे से, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, नरेशन. ओके, अगला. इंटरेस्ट एट रेट 12% पर एनम ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख रिसीव्ड 7,500. ठीक है, अब आराम से. इंटरेस्ट वॉज ड्यू फॉर 12 मंथ. कहने का मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, पूरे 12 महीने के लिए था वो इन्वेस्टमेंट. तो देखिए जरा ध्यान से, अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, देन उस पे 12% के हिसाब से 12,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना. 1 लाख का 12%, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12/100, 12,000 आता है ना. लेकिन हमें मिला कितना है, सिर्फ 7,500. मतलब बाकी के 4,500 विल बिकम रिसीवेबल. करेक्ट. सो एंट्री क्या होगा, 7,500 मिले, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. ठीक है, 7,500 से. दूसरी बात, बाकी के 4,500 इज रिसीवेबल. ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 4,500. अगेन वी आर यूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. दिस रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनसे 4,500 रुपए रिसीवेबल है, इसलिए हमने इनके अकाउंट को किया डेबिट. ठीक है, एंड वी विल क्रेडिट आवर इनकम, या वी कैन कॉल दैट एज गेन. ठीक है, सो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज आवर गेन. ये हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि फायदा है. करेक्ट. सो दैट विल बी क्रेडिटेड बाय फुल 12,000. ओके, ये रहा उसका नरेशन. चलिए अगला. प्रीवियस ईयर्स सैलरी पेड ₹5,000 इन कैश. ध्यान से, सैलरी पेड इन कैश नहीं है, प्रीवियस ईयर्स सैलरी पेड. तो जरा सोच के, अगर ये पिछले साल का सैलरी है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए हमने सैलरी को डेफिनेटली पिछले साल चार्ज किया होगा, ये तो तय है. ठीक है, सो पिछले साल अगर सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ तो इस साल फिर से तो हम सैलरी अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे. ठीक है, अब आराम से जरा सोच के देखिए, ये पिछले साल अनपेड रहा होगा, तभी तो अभी पे कर रहे हैं, है ना. तो मैंने पिछले साल सैलरी को डेबिट करके कहना ऐसे कि सैलरी पेएबल को क्रेडिट किया होगा पिछले साल. ठीक है, तो अगर ये पिछले साल सैलरी पेएबल को क्रेडिट हुआ था, इस साल जब पेमेंट हो रहा है, इट विल बी एंटर्ड इन सैलरी पेएबल अकाउंट. पिछले साल हमने सैलरी पेएबल अकाउंट को क्रेडिट किया था, इट वॉज पेएबल. नाउ दैट लायबिलिटी इज गेटिंग सेटल्ड, सो सैलरी पेएबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. ध्यान से सोचो, पिछले साल क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर रहे हो, इट विल गेट सेटल्ड. ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी आर मेकिंग द पेमेंट इन कैश. आपका कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 5,000. गॉट इट. ओके, नरेशन. ठीक है, अगला. प्रीवियस ईयर्स वेजेस पेड ₹6,000 बाय चेक, सिमिलर ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो अगेन द सेम थिंग. फिर से एक बार सोचिए, ये प्रीवियस ईयर का है, यानी पिछले साल इसे हमने पेएबल करके दिखाया होगा. पेएबल मतलब क्रेडिट किया होगा, पेएबल, वेजेस पेएबल अकाउंट. तो अब हम उसी अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय डेबिटिंग वेजेस पेएबल अकाउंट. सो वेजेस पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 6,000 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट. एक्चुअली यहां पे बैंक अकाउंट आएगा, चेक से पेमेंट किया है, सो इट शुड बी बैंक अकाउंट. डोंट टेक इट एज कैश अकाउंट, टेक इट एज बैंक अकाउंट. बाय चेक पेमेंट हुआ है तो टू बैंक 6,000. ठीक है, नाउ दिस इज द नरेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट. कमीशन रिसीवेबल. ठीक है, रिसीवेबल है कमीशन. सो एक बात तो तय है, अगर इट इज रिसीवेबल यानी कमीशन इज माई इनकम, है ना. कमीशन एक ऐसा चीज है जो एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है. कमीशन मुझे मिल भी सकता है, कमीशन में दे भी सकता हूं, है ना. तो अगर ये रिसीवेबल दिख रहा है, यानी ये तो तय है कि ये मेरा इनकम है, कमीशन मेरा इनकम है. ठीक है, सो आई विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज माई इनकम. अब इनकम रिकॉग्निशन के अगेंस्ट में दो बातें होती है, या तो पैसे मिल गए या तो पैसे मिलने वाले हैं. तो यहां मुझे नजर आ रहा है कि पैसे मिलने वाले हैं, पैसे मिले नहीं. ठीक है, तो अगर मिल गया होता, मैंने कैश अकाउंट को डेबिट करके कमीशन को क्रेडिट किया होता मेरे इनकम को, है ना. लेकिन सिंस मिला नहीं, सो आई विल डेबिट कमीशन रिसीवेबल अकाउंट बाय 2,000. ठीक है, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट.
रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ दोज पर्संस जिनसे कमीशन इज रिसीवेबल। ठीक है, मैंने उनको डेबिट किया है, दैट रिप्रेजेंट्स मनी रिसीवेबल, एंड आई विल क्रेडिट दैट टू कमीशन अकाउंट ₹2000। ठीक है, दैट्स माई इनकम, दैट्स द नरेशन। ठीक है, अगला, प्रीवियस ईयर्स कमीशन नाउ रिसीव्ड ₹3000 बाय चेक। अब जरा आराम से, जैसे अभी अभी हमने कमीशन रिसीवेबल का एंट्री पास किया। ठीक है, तो ये कमीशन रिसीवेबल का एंट्री मान लो हमने प्रीवियस ईयर में पास किया था, तो अब वही पैसे हमें मिल रहे हैं बाय चेक, तो क्या एंट्री होगा? इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से मिल रहा है 3000, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड सिंस दिस बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर हमने कमीशन रिसीवेबल करके दिखाया होगा, अब पैसे मिल गए, है ना? पहले रिसीवेबल करके हमने डेबिट किया होगा, तो अब पैसे मिल गए। दिस गाइज आर द पेयर, सो हम कमीशन रिसीवेबल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट बाय 3000। ध्यान देना, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सो पर्सनल अकाउंट में इफ यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेयर, दैट इज क्रेडिटेड। ठीक है, दिस इज द नरेशन, गॉट इट? ओके, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नाउ रिसीव्ड 4500 बाय चेक। पिछले साल का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट शायद रिसीवेबल रहा होगा, तो अब हमें चेक से मिल रहा है, सो चेक से मिल रहा है, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, एंड ध्यान से, अगर ये पिछले साल का इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हमने पिछले साल इसे रिसीवेबल करके दिखाया होगा, करेक्ट? सो पिछले साल मैंने इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया होगा पिछले साल, करेक्ट? तो अब ये लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, तो उन्हीं के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 4500। ठीक है, दिस इज द नरेशन। ओके, अगला, बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब देखो भाई, ये है डूबा हुआ पैसा वापस मिलना। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमारे कुछ पैसे किसी ने डुबाए थे, एंड लेटर ऑन मान के चलो किसी रीजन से, मतलब उसने आस्था चैनल, संस्कार चैनल और सारे धार्मिक चैनल्स देखना शुरू कर दिया, बंदे का हृदय परिवर्तन हो गया, एंड एज अ रिजल्ट वो हमें पैसे दे रहा है। अच्छी बात है भाई, हमें तो पैसे मिल रहे हैं ना, तो दैट इज एन इनकम फॉर अस। सो मैं यहां पे डेबिट करूंगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 4000, और मेरे इनकम को क्रेडिट करूंगा। कौन सा इनकम? आई विल कॉल दैट एज बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया। ठीक है, सो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 4000। ठीक है, नरेशन। ओके, अगला, घबराओ मत, अभी बहुत ज्यादा नहीं बचा है, वी आर मोर देन हाफ वे डन। ओके, ऑलमोस्ट 80% डन। लेट्स गो। इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 1 लाख सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। ठीक है, अब आराम से जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको इस थोड़े देर पहले कुछ एक ट्रांजैक्शन में बताया था कि व्हेन वी सेल गुड्स, तो उसका प्रॉफिट हम लोग फाइनेंशियल ईयर एंड में रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन गुड्स छोड़ के अगर कुछ और अगर आप बेच रहे हो, तो उसका प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस हम अभी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहां हम इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है? 1 लाख रुपए के कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट्स को मैं 40,000 के प्रॉफिट में बेच रहा हूं, यानी मैं इसे 1,40,000 रुपए में बेच रहा हूं। ठीक है, ओके। अब 1,40,000 में से मनी रिसीव्ड 80% इन चेक एंड बैलेंस इन कैश, थोड़ा सा कैश, थोड़ा सा बैंक में, तो 20% कैश में मिला। कितने का? 1,40,000 का। मैंने 1,40,000 में बेचा है। ठीक है, तो 1,40,000 का 20% कैश में मिला है, यानी कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। मिला है ना कैश का इनफ्लो 28,000 से। 80% चेक से मिला है, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बैंक बैलेंस बढ़ा 1,12,000 से। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ। अब मैं क्या बेच रहा हूं? इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा हूं, सो इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं, देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, लेकिन 1 लाख से। इन्वेस्टमेंट 1 ही लाख के थे भैया, तो बाकी के 40,000 क्या है? दैट इज माई प्रॉफिट, तो उसे मैं क्रेडिट करूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाम से ही क्लियर नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट बेच के कमाए हुए प्रॉफिट है ये। ठीक है, चलो, दिस इज द नरेशन। ओके, यस,
ये सारे हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स वाले जर्नल एंट्रीज, कंबाइंड जर्नल एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज, ये सब अभी हम लोग देख रहे हैं। करेक्ट? चलो आगे। रॉयल्टी पेड ₹15,000 by check and 5,000 due but not yet paid. Now what do you mean by royalty? Royalty is exactly like rent. अगर आप किसी का tangible asset यूज करते हैं तो उसके बदले में जो हम पे करते हैं उसे कहते हैं रेंट। लेकिन अगर आप किसी का intangible asset यूज कर रहे हो, लाइक लीगल एसेट्स, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सब अगर किसी का यूज कर रहे हो तो उसके बदले में हमें उसे देना होता है रॉयल्टी। ठीक है? तो ये एग्जैक्टली रेंट की तरह है, सो हमारे लिए खर्चा है। ठीक है? तो अब क्या नजर आ रहा है? 15,000 रुपए चेक से दिए एंड 5,000 है ड्यू बट नॉट एट पेड, यानी अभी तक पे नहीं किया, तो खर्चा तो पूरे से रिकॉग्नाइज करेंगे। सो रॉयल्टी अकाउंट, दैट्स माय एक्सपेंस, विल बी डेबिटेड बाय 20,000। पेमेंट किया चेक से, सो टू बैंक अकाउंट 15,000, और बाकी का पेबल है, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू रॉयल्टी पेबल अकाउंट 5,000। ठीक है? दिस इज नरेशन। गॉट इट? अगला, पेटी कैश एक्सपेंसेस पेड ₹1,000। 1,000 रुपए के पेटी कैश एक्सपेंसेस हम लोगों ने पे किए। ठीक है? व्हाट डू मीन बाय दिस? पहली बात तो पेटी कैश एक्सपेंस का मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए, जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए वाले जो खर्चे होते हैं, ऐसे चीजों को हम कहते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस। ठीक है? पेटी नेचर के ये। तो ऐसे में हम लोगों ने 1,000 रुपए का खर्चा किया है, सब मिला के कुछ किए हैं ऐसे। सो लेट्स नेम देम। इनका इंडिविजुअल अकाउंट बनाना नहीं पुराता है। अब जैसे एक प्लेट समोसे किसी ने खरीदे 40 रुपए के या 30 रुपए के, तो क्या आप समोसा अकाउंट करके लिखेंगे 30 रुपए? नहीं ना। सो इंस्टेड ऑफ दैट ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे एक्सपेंसेस को मर्ज करके टोटल लिया जाता है और उस टोटल को एक साथ लिख दिया जाता है एज पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है? खर्चा ही है ना अल्टीमेटली। बस इंडिविजुअली 5-5, 10-10, 50-50 रुपए जोड़ने की जगह सबका टोटल लेके एक साथ एक ही एंट्री पास करेंगे। सो पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1,000 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। पैसे तो जा रहे हैं, है ना? यस, दैट्स द नरेशन। ओके, अगला, एडवांस टैक्स पेड वाया नेट बैंकिंग ₹40,000। ठीक है? जब आप टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज एडवांस टैक्स। ठीक है? खैर, ये एक तरफ से हम लोग टैक्स का एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना? सो एंट्री विल बी क्वाइट सिंपल। एडवांस टैक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 40,000 और पेमेंट नेट बैंकिंग से किया जा रहा है, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 40,000। ठीक है? नरेशन। ओके, अगला, बैंक चार्जेस ऑफ ₹500 डिडक्टेड बाय बैंक। बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए। यही करता है बैंक। बैंक हमसे परमिशन नहीं लेता, अलग से फोन करके पूछता नहीं है सर जी बैंक चार्जेस काट लूं, ऐसा नहीं पूछता, वो सीधा डिडक्ट कर लेता है। ठीक है? सो बेसिकली हमारे लिए तो ये खर्चा ही हुआ ना, बैंक चार्जेस। ठीक है? बैंक इज चार्जिंग दैट अगेंस्ट इट्स सर्विसेज और मेरा बैंक बैलेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो आई विल रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस। बैंक चार्जेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 500 and bank account will be credited क्योंकि बैंक बैलेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है? ओके, नरेशन। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड नॉर्मली स्पीकिंग जब एंड के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शंस देख लिए तो एंड तक टिकना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बस वी आर अबाउट टू फिनिश 100 ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। ठीक है? एक साथ। सो लेट्स सी, अगला है डोनेटेड ₹10,000 बाय चेक टू एन एनजीओ फॉर कोविड रिलीफ फंड। ठीक है? देखो, पर्पस ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डोनेशन दैट यू हैव गिवन, सो वी विल डेबिट दैट टू डोनेशन अकाउंट। ठीक है? तो डोनेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000। दिस विल बी ट्रीटेड एज अनदर एक्सपेंस। ठीक है? वैसे चैरिटी है, लेकिन इसे भी हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है? सो डोनेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है? Okay, this will be the narration. Yes. Last 16 transaction. We are done with 84. Okay, let's go. So ₹2,000 withdrawn from ATM for official purposes. Now, ATM से withdraw कर रहे हैं मतलब क्या होता है? अरे बाबा, आपके बैंक के जो अकाउंट के पैसे हैं वही निकलते हैं ATM से. So basically your bank balance is getting reduced. ठीक है? And as this is for official purposes, ये कैश हम हमारे बिजनेस के ऑफिस में लेके आएंगे, सो हमारा कैश बैलेंस बढ़ रहा है. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट बाय 2000 एंड
बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय 2000, सिंपल, कैश विड्रॉ नहीं, ठीक है। आप बैंक से जाके कैश विड्रॉ करो या एटीएम से विड्रॉ करो, दोनों का एंट्री विल रिमेन एग्जैक्टली सेम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स एंड सिमिलर आइटम्स परचेज फॉर ऑफिस स्टाफ फॉर कैश ₹90,000। सो पोस्ट कोविड सिनारियो में जब ऑफिस चालू हो रहे हैं, एवरीवन सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सब स्टाफ मेंबर्स को तो प्रोवाइड करना होगा आपको तो इन सब के लिए हमने 19,000 रुपए कैश में खर्च किए। व्हाट यू विल कॉल दिस एज, ये ऑफिस के लोगों के लिए हम लोग खर्चा कर रहे हैं, सो यू कैन कॉल दैट एज स्टाफ वेलफेयर, या यू कैन ऑल्सो कॉल दैट एज जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, या मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सीधा सीधा ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। सो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 19,000 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 19,000, ठीक है, यस, दैट्स द नरेशन, ओके। अगला, फ्यूल चार्जेस, पेट्रोल, डीजल, एज द केस में भी, ठीक है, पेड फॉर व्हीकल ₹4,000। The vehicle is 50% used for official purposes and 50% for personal purposes, ठीक है। ये हो सकता है ना कि हमने एक गड्डी लिया है, एक कार है, जो आधा घर के लिए यूज हो रहा है, आधा ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, तो हमें एक्सपेंस भी उसी तरह से रिकॉग्नाइज करना है। सो ये पूरा फ्यूल चार्जेस 4,000 रुपए ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ आधा ऑफिशियल है। सो आधा यानी 2,000 रुपए विल बी डेबिटेड टू फ्यूल चार्जेस नामक एक्सपेंस अकाउंट, बाकी का आधा विल बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि पैसे तो बिजनेस के ही खर्च हुए, है ना। तो वी विल शो एन आउटफ्लो ऑफ कैश ₹4,000। तो 4,000 में से 2,000 तो पर्सनल रीजन से गए, 2,000 ऑफिशियल रीजन से गए, दैट्स व्हाट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, नरेशन, ओके। अगला, पेड बाय NEFT फॉर डिजिटल मार्केटिंग ₹30,000। NEFT, RTGS, IMPS, ये सब जितने भी अलग अलग मोड्स में आप पेमेंट कर रहे हो, ये कहां से जाता है, ये जाता है अल्टीमेटली फ्रॉम ए बैंक, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए खर्च किया है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ओनली, तो ये भी तो एडवर्टीजमेंट ही हुआ, करेक्ट। सो वी कैन डेबिट दैट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 30,000 एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 30,000, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट वन, रेंट रिसीव्ड इन कैश। भाई ये भी तो हो सकता है कि हमारा कुछ प्रीमाइसेस का कोई पोर्शन खाली पड़ा है, तो हमने किसी को किराए पे दे दिया, है ना, एक आधा फ्लोर खाली पड़ा है, उसे किराए पे दे दिया, सो वी माइट रिसीव सम रेंट, ठीक है। तो दैट्स एन एक्स्ट्रा इनकम, एक तरह से मेरे लिए गेन है ना। सो आई रिसीव दैट इन कैश, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 8,000 एंड इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे, सो रेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 8,000। देखिए ध्यान से, रेंट अगर मैं पे कर रहा हूं, मैं रेंट को डेबिट करता हूं, लेकिन इस बार रेंट मुझे मिल रहा है, ये मेरा गेन है, इसलिए मैं रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अगला, रेंट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड ₹8,000, ठीक है, ड्यू हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, ओके। सो क्या करेंगे इसे, रेंट रिसीवेबल बन रहा है, कैन आई से सो मुझे पैसे मिले नहीं, सो आई विल रिकॉग्नाइज माय राइट टू रिसीव, सो रेंट रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 8,000, मिलने वाले हैं, एंड इनकम को तो मैं रिकॉग्नाइज बिल्कुल करूंगा 8,000। यहां मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखना, ऐसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी भी ये बता रहा हूं मैं। यहां बेसिकली वी आर अप्लाइंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस साल का मेरा ये इनकम है उस साल में मैं उस इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, ठीक है। पैसे मिल गए तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, नहीं मिले तो रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करूंगा, गेटिंग दैट, नरेशन, ओके। अगला, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि एडवांस में मिल गया मुझे, है ना, तो ये अगले साल को बिलोंग करता है। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमेशा याद रखना, इफ आई रिसीव द इनकम इन एडवांस, दैट्स अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। मुझे पैसे एडवांस में मिल रहे हैं, बदले में मैंने अभी तक कुछ नहीं दिए, सो आई हैव टू रिकॉग्नाइज माई ऑब्लिगेशन, इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है। सो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, मुझे तो पैसे मिले हैं, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 8,000 और मैं इसे क्रेडिट करूंगा तो समथिंग लाइक एडवांस रेंट अकाउंट, ठीक है। ध्यान से देखना, दिस एडवांस रेंट अकाउंट
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। दिस रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन जिसने मुझे एडवांस में रेंट दे दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने उसे क्रेडिट किया है, यानी मैं इस 8,000 को उसे पेबल दिखा रहा हूं। बात को समझो, उसने तो मुझे 8,000 रुपए दे दिए ना, तो मेरे एंड से उसे कंसिडरेशन देना बाकी है। मैंने अभी तक उसे कुछ दिया नहीं है, इसने एडवांस में मुझे पैसे दे दिए, सो आई हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू हिम इन फ्यूचर, और एल्स आई हैव टू रिफंड दिस मनी बैक टू हिम, एंड दैट्स व्हाट आई एम रिकॉग्नाइजिंग। मैं यहां पे उसके लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द नरेशन। ओके, नेक्स्ट वन, purchased a cell phone for official use and paid using debit card. Debit card से पे किया मतलब, again we are making the payment from our bank, correct? So official purposes से cell phone खरीदा, cell phone account will be debited by 20,000 and debit card से payment है, इसलिए bank account will be credited by 20,000. Simple narration. Okay, next one. Purchased a cell phone for official use and paid using credit card. ठीक है, अब आराम से देखो, इससे पहले भी हम लोगों ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाला ट्रांजैक्शन देखा, लेकिन वहां पे एज अ सेलर देख रहे थे, इस बार हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से, जब हम परचेज करते हैं, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, मैं सेलफोन कंपनी से जो भी दुकान है वहां से सेलफोन खरीद रहा हूं, सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग अ सेलफोन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20,000, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन बदले में मैं अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूं, तो ध्यान से, ये मेरे बैंक अकाउंट से नहीं जा रहा है, ये मेरे जेब से जा ही नहीं रहे, ये पैसे फिलहाल के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी पे कर रहा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस में फिलहाल पेमेंट इज मेड बाय द क्रेडिट कार्ड कंपनी, और आगे चल के क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझे बिल भेजेगा, तब मुझे ये क्रेडिट कार्ड कंपनी को देने होंगे। तो मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई डेंट मेक एनी पेमेंट, इनफैक्ट मेरे बिहाफ में क्रेडिट कार्ड कंपनी ने पे किए। So I have to recognize my obligation not towards the dukandar, but towards the credit card company. So I will credit the credit card company's account. मैं credit card company को 20,000 रुपए पेबल दिखाऊंगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा क्रेडिट कार्ड कंपनी अकाउंट, उसका कोई नाम तो होगा ना, क्रेडिट कार्ड कंपनी का एक नाम होगा, तो उसके नाम से अकाउंट ओपन करेंगे हम। ठीक है, that's the narration. ओके, अब क्रेडिट कार्ड का बिल आया, आगे चल के हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो क्या करेंगे भाई, अभी देखा था ना हमने, क्रेडिट कार्ड कंपनी को पेबल था तो उसको क्रेडिट किया था, अब उसको पे कर दे रहे हैं, तो उसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, ही इज द रिसीवर नाउ। ठीक है, टू बैंक, नेट बैंकिंग से पेमेंट किया, सो टू बैंक 20,000। ठीक है, नरेशन, क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके, लास्ट 5, rather last 6, interest on capital credited rupees 12,000। कभी कभी ऐसा भी होता है, ओनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, उसमें उसे इंटरेस्ट मिलता है, कभी कभी आता है, ऐसा होता है। सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ओनर के लिए इनकम है, हमारे लिए तो खर्चा ही हुआ, तो हम खर्चे को ट्रीट करेंगे एज डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नामक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बाय 12,000, और ये ओनर को कैश नहीं दिया जाता, ये उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है, वो जब चाहे विड्रॉ करेगा। ठीक है, उसका अकाउंट मतलब टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी हम शो कर रहे हैं कि 12,000 रुपए और ओनर को पेबल है। ठीक है, दिस इज द नरेशन। ओके, लास्ट 5, वेजेस पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ध्यान से, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन है। ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग अगर मैं कोई भी ऑर्डिनरी वेजेस पे कर रहा हूं, तो आई विल डेबिट दैट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, वेजेस आर पेड टू द लेबरर्स हु आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लेकिन दिस टाइम आई एम पेइंग द वेजेस टू समवन हु इज इंस्टॉलिंग अ मशीन, है ना, मशीन इज एन एसेट फॉर मी, है ना, तो मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाने के पहले जो भी खर्चे मैं पे कर रहा हूं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 10,000 रुपए इंस्टेड ऑफ वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। ठीक है,
So machine account will be debited by 10,000 and we made the payment in cash. So cash account will be credited by 10,000. ठीक है, ये आ गया नरेशन. इन सभी ट्रांजैक्शन में जहां जहां आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है, प्लीज आई विल सजेस्ट कि आप इनको नोट डाउन करके रखिए. ठीक है, एंड वेन एवर वी विल हैव अ 1-to-1 मीट, तो हमको इनको, मुझे आप इन सारे डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू विद दिस. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर रॉबर्ट ₹3,800 अगेंस्ट अ बिल ऑफ ₹4,000 इन फुल सेटलमेंट. ठीक है, तो 4,000 रुपए का बिल था, 3,800 में सेटल कर लिया. यानी फुल सेटलमेंट वर्ड दिख रहा है, मतलब मर्जी से हुआ ये. सो यहां पे 200 रुपए का डिस्काउंट है. ठीक है, अब जरा ध्यान से, अगर मुझे कैश मिल रहा है, सो कहना से ये मेरा कस्टमर है मिस्टर रॉबर्ट. ठीक है, और अगर मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली ये सेल्स की बात कर रहा हूं, है ना. सो ये मेरे को कलेक्ट करते वक्त मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं. गेटिंग दैट? मुझे सिर्फ 3,800 मिले, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3,800. 200 रुपए मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, दैट्स अ लॉस. सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 200 रुपए. ठीक है, एंड मिस्टर रॉबर्ट अकाउंट को क्लोज करने के लिए आई विल क्रेडिट मिस्टर रॉबर्ट अकाउंट बाय फुल 4,000. दिस इज अ कैश डिस्काउंट. ठीक है, नरेशन गॉट इट? ओके, अब जरा ध्यान से देखो, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है. रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर रॉबर्ट ₹3,800 अगेंस्ट अ बिल ऑफ 4,000. कहीं पे भी लिखा दिख रहा है क्या वहां पे इन फुल सेटलमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. तो क्या अब भी मैं 200 रुपए के डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज करूंगा? नो, ये बात ध्यान रखना. जब तक वहां पे आपको मेंशन्ड ना दिखे इन फुल सेटलमेंट या ऐसा कुछ, ऐसा कोई शब्द ना दिखे, तब तक डिस्काउंट अज्यूम नहीं करना. ठीक है भाई, इंस्टॉलमेंट्स पे भी पेमेंट होते हैं. अब 4,000 में से 3,800 ही पे किए. हर बंदा हमेशा डिस्काउंट थोड़ी ना देगा. वो हमारे पास आया, 3,800 दिए उसने, हमने उसको कहा कि 200 रुपए मैं माफ नहीं करने वाला, आपके पास अभी अगर नहीं है तो बाद में आके दे देना, लेकिन माफ नहीं करूंगा मैं. गेटिंग दैट? सो वी डिडंट अलाउ एनी डिस्काउंट. ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान में रखना है. इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट डिस्काउंट, डोंट अज्यूम डिस्काउंट, भले ही अमाउंट कितना भी छोटा हो. ठीक है, यस. सो यहां पे कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3,800 एंड मिस्टर रॉबर्ट के अकाउंट को सिर्फ 3,800 रुपए से ही मैं क्रेडिट करूंगा. समझने की कोशिश करो, मिस्टर रॉबर्ट जिससे 4,000 रिसीवेबल थे, यानी मिस्टर रॉबर्ट पे 4,000 का डेबिट था, अब मैंने उसको सिर्फ 3,800 से क्रेडिट किया. सो 200 रुपए अभी भी उसके अकाउंट में बाकी रहेंगे, रिसीवेबल. ठीक है, डोंट अज्यूम दैट एज डिस्काउंट, रिमेंबर. नरेशन. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन. पेड कैश टू मिस्टर सूफिया ₹5,700 अगेंस्ट अ बिल ऑफ ₹6,000 इन फुल सेटलमेंट. अगेन यहां पे नजर आ रहा है फुल सेटलमेंट है, सो बिल्कुल हम इसे डिस्काउंट करके रिकॉग्नाइज करेंगे. सो मिस्टर सूफिया इज रिसीवर, उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा बाय फुल 6,000 एंड कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट. फिलहाल डिस्काउंट रिसीव को मैं क्रेडिट कर रहा हूं कितने से? 300 रुपए से. इतना ही डिस्काउंट है ना, 6,000 का 5,700 में सेटल हुआ है, और बाकी 5,700 इज द कैश पेमेंट. सो टू कैश अकाउंट 5,700. ठीक है, दैट्स द नरेशन. ओके, last but definitely not the least is paid cash to Mr. Sufia ₹5,700 against a bill of 6,000. Point is कि वहां पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इन फुल सेटलमेंट. सो अगेन, क्या मैं 300 रुपए के डिस्काउंट को अज्यूम करूंगा? नहीं, आई कैन नॉट अज्यूम दैट. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आई विल शो अ पेमेंट ऑफ ओनली 5,700, दैट्स इट. बाकी के 300 बाकी रह जाएंगे. ठीक है, so Mr. Sufyan's account will be debited by 5,700 and cash account will be credited by 5,700. I will not recognize any discount क्योंकि दिया ही नहीं है ऐसा कुछ हमें. Getting that? And the narration. Okay, so that's it. Finally, we are done with 100 transactions. I know ये काफी लंबा हो गया, लेकिन still एक 100 ट्रांजैक्शंस का हम लोगों ने जो ये प्रैक्टिस कर लिया, इससे आपको काफी हद तक एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोगों ने बहुत सारे जर्नल एंट्रीज कर लिए हैं. नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू फेस द क्वेश्चंस. ठीक है,
Obviously, we cannot always say that you are 100% confident. If you are having any doubts, कहीं पे भी कोई भी confusion रह गया है, तो we will definitely be clearing that up. ठीक है? But at the same time, now we are in a position to at least face the questions. ठीक है? चलिए, वैसे ही काफी लंबा हो गया. Let's stop the video for now. Goodbye.